एपिसोड नंबर 21 टू 30। फिर आप करण कुछ नहीं बोलता है और उसके साथ जाता है और वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही आरोही की बारी आती है वह वहां पर अलग अलग सामान अपनी उंगलियों से बताना स्टार्ट कर देती है। आरोही वहां पर सबसे पहले लाल मिर्ची खरीदती है, फिर बाद में हरी मिर्ची, लौंग, इलायची और जितने भी मसाले वहां पर थे जो कि आरोही को पता है कि इन्हें खाने में यूज़ कर सकते हैं, वह सारी चीज़ें वहां से ले लेती है और फिर मुड़कर करण की तरह प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है, जिसे देखकर करण का दिल धड़कने लगता है क्योंकि यह पहली बार था जब आरोही उसे इस तरह से देख रही है। जब हस्बैंड वाइफ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वाइफ को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती है और बहुत सारी शॉपिंग कर भी लेती है, लेकिन फिर बाद में शॉपिंग का बिल तो हमारे हस्बैंड को ही भरना है, तो प्यार भरी नज़रों से अपने उनको देखती है जैसे कह रही हो अब आपकी बारी है। जस्ट पे द बिल, यमी फेस यमी फेस यमी फेस यमी फेस। अब आगे करण देखता है कि आरोही उसको आस भरी निगाहों से देख रही है तो वह स्माइल करता है और फिर बाद में वहां पर आत्मा पत्थर से बिल पेमेंट कर देता है और फिर वह लोग वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। करण अपने दिल में सोचता है कि यह पहली बार था जब कोई लड़की उसको इस तरह से प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और ऊपर से अब तो वह उसकी डेब्यू भी होने वाली थी, यानी कि उसकी फीमेल पार्टनर। तो वह काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था ये सारी चीज़ें सोच कर, पर उसके चेहरे पर यह चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। वही आरोही भी अपने मन में सोचती है कि उसने ये हरकत कैसी की थी। वह हमेशा ही सेल्फ डिपेंडेंट रहती थी, लेकिन वह कभी भी किसी से भी कोई भी मदद मांगती नहीं थी। ये पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह से देखा था, खास करके किसी लड़के को। अब उसे अपनी ही की गई हरकतों पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वह तो अच्छा था कि वह इस वक्त करण के ऊपर बैठी हुई थी, जिससे करण उसका चेहरा नहीं देख सकता था। उसे कितना अजीब लग रहा है। वहीं करण को ये बात पता नहीं थी कि आरोही के दिल में क्या चल रहा है, वह इस वक्त के असमंजस में है। अभी वह लोग रास्ते में अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी वह लोग किसी से टकरा जाते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि जंगली भेड़िए थे जो कि उस दिन आरोही को खाने के लिए आए थे और उनका लीडर मारा गया, तो साथ में कर्ण ने उन सबको अच्छे से मारकर भगा दिया था। ये जो भी दिए थे वह नॉर्मल भेड़िए थे, यानी कि यह वीडियो इंसान नहीं बन सकते थे, ये जंगली भेड़िए थे। यहाँ पर दो टाइप के जानवर है, एक जंगली जानवर जो कि हमारी दुनिया में भी मिलते हैं और एक पशु मानव जो कि इंसान और जानवर दोनों ही बन जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंसान रहते हैं और जंगलों में जानवर, उसी तरह यहाँ पर सिविलाइज्ड सोसाइटी है वह पशु मानवों की है और जो नॉर्मल जानवर है वह जंगल में रहते हैं। आरोही जब उन भेड़िया को देखती है तो वह घबरा तो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा डरती भी नहीं है कि वहाँ से भाग जाए। करण तुरंत ही पीछे मुड़कर आरोही को देखता है और उसकी तरफ अपनी मुंडी हिलाकर देखता है, जैसे कह रहा हो कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। करण से जल्दी से एक झाड़ी के पीछे जाता है और वहाँ पर आरोही को उतार देता है। फिर बाद में इंसानी रूप में आकर उससे बोलता है, आरोही तुम यहीं पर खड़ी रहना, मैं बस 15 मिनट में आया, तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना और जैसे कि तुम्हें लगे को कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम तुरंत ही मुझे बुलाना, ठीक है। आरोही जल्दी से अपनी गर्दन हमें हिला देती और बोलती है, हाँ ठीक है, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी, तुम मेरी चिंता मत करो। ये बोलकर वह स्माइल करती है और उसे बोलती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब करण ये बात सुनता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई लड़की उसको इस तरह कह रही थी कि उसे उस पर भरोसा है। इससे पहले भी उसने कई बार कितने ही लड़कियों को बचाया था, पर किसी ने भी उसका इस तरह से एहसान नहीं माना था। और यहाँ ये तो उसकी फीमेल पार्टनर थी, उसकी साथी थी, उसका प्यार थी, जो कि भगवान ने उसे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए भेजा था। जब ये करण ये सुनता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, वह मुस्कुराते हुए वापस से टाइगर में बदल जाता है और वापस से दहाड़ते हुए उन वीडियो की तरफ झपट पड़ता है और पल भर में ही 2 वीडियो को मार गिराता है। वहाँ पर इस वक्त कम से कम 25 से 20 भी दिए थे, जो कि तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन भेड़िए और कुत्ते कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, जब एक शेर उन पर लड़ाई के लिए मैदान में उतरता है तो फिर कोई भी बच नहीं सकता है, ये हर कोई जानता है। बस यही हाल इस लड़ाई में भी होने वाला था। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही करण 10 से 15 बिल्लियों को मार गिराता है, जिससे उनकी तादाद कम होने लगती है,
लेकिन तभी उनमें से 2 वीडियो की नज़र जाती है आरोही पर, जो कि वहां पर झाड़ियों के पीछे खड़ी हुई थी। इस वक्त अगर कोई आरोही को देखता तो यह कोई नहीं बता पाता कि वह डरी हुई है या नहीं है, कि उसकी आंखों में अभी डर का नामो निशान नहीं था। वह भेड़िए जिनकी नज़र अभी आरुषि पर पड़ी थी, वह उसी की तरफ जाने लगते हैं, और कर्ण को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह दूसरे वीडियो से अभी लड़ रहा था। वह धीरे धीरे कर आरोही की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि उन्हें ये बात बिल्कुल भी पता ना हो कि कोई वहां पर आ रहा हो। किसी को भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं बताते कि वह जिस लड़की को अपना आसान शिकार समझकर उसके पास जा रहे हैं, उसको मारने के लिए, वह उनका शिकार नहीं है बल्कि शिकारी है, और वह उनका ही शिकार कर देगी। उन 2 भेड़ियों में से एक भेड़िया जैसे ही उसके ऊपर छलांग लगाता है, चेक उसकी गर्दन को निशाना बनाते हुए, वैसे ही आरोही ना जाने कहां से अपने पास से खंजर निकालती है और उसका गला एक ही बार में काट देती है, जिससे उसका आधा गला कट जाता है और आधा गला उसके शरीर से लटकता हुआ ही रह जाता है। तो उसकी हालत के अंदर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, और अभी उसके गले से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा होता है, जिसे देखकर वह दूसरा भेड़िया भी एकदम से घबरा जाता है और वह आरोही को देखने लगता है। उस भेड़िए ने भी आज तक कितनी ही लड़कियों का शिकार किया था, लेकिन कभी भी उसने यह नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसको इस तरह से मार देगी, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि जो मेल होते हैं वह जानवर होते हैं और वह अपने जानवर फॉर्म में आकर उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए वह कभी भी शिकार के तौर पर उन लोगों को नहीं देते थे। लेकिन जब भी उन्हें कोई लड़की दिखाई देती है तो वह उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश जरूर करते थे। फिर वह दूसरा भेड़िया भी आरोही की तरफ जाता है और एकदम से उसके ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी आरोही उसे चकमा दे देती है और साथ में तुरंत की तुरंत उसके गला भी काट देती है, और उसका गला तो उसके धड़ से ही अलग कर देती है, और वह भी जमीन पर पड़ा होता है, उसके भी शरीर से खून निकल रहा होता है। जब तक करण का ध्यान उस तरफ जाता है तब तक उन 2 वीडियो का काम तमाम हो चुका था। अब तक करण ने भेड़ियों को मार गिराया था, और बके भेड़िए अपनी जान बचाकर वह वापस से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर करण जल्दी से वहां पर जाता है, आपने इंसान के रूप में आकर आरोही के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। उसको घुमा घुमा कर चेक करने के बाद तब जाकर उसे तसल्ली होती है कि आरोही को कुछ नहीं हुआ है। जब जाकर वह शांति से सांस लेता है, फिर उसका ध्यान जाता है उन भेड़ियों पर जो कि अभी अभी मार के नीचे गिर आए हुए थे, और उनके शरीर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर कारण भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी यह बात नहीं सोची थी कि कोई लड़की इस तरह से किसी को मार सकती है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ भले ही कैसी भी कितनी भी बोलती हो, लेकिन उनमें ज़रा भी हिम्मत नहीं कि जो किसी से लड़ने। यहाँ पर लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखा जाता था इसलिए। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, हमारी दुनिया में हर किसी को स्ट्रांग बनना ही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो यहाँ पर भेड़ियों से ज़्यादा तो यहाँ पर इंसान ही खतरनाक है, जो कि इंसान ही इंसान को नोच खाता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। खास करके तो एक लड़की, ऐसी लड़की जो कि अनाथ हो, तो उसे तो अपने लिए ताकतवर बनना ही है। इस दुनिया में यहाँ पर कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कि आरोही यह सब इसलिए कर पाई थी क्योंकि वह कोई आम लड़की नहीं थी। वह आर्मी में जाना चाहती थी, इसलिए उसने बचपन से ही लड़ाई झगड़ा और ही सारी चीज़ें पहले से ही सीखती आई थी, प्लस अभी आर्मी की ट्रेनिंग भी ले रही थी, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही थी और उसे खून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अपनी जान पर आए है तो हम दूसरे की जान ले सकते हैं। आर्मी में ये सिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन को मारेंगे नहीं तो दुश्मन हमें मार देगा। हमारे मरने से अच्छा है कि हम दुश्मन को मार दे। इसलिए जब वह भेड़िए उसकी तरफ आए तो उसने बिना कोई सोचे समझे अपना चाकू निकाला और उनकी गर्दन पर वार कर दिया। और यह सब करने में उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह सारी चीज़ें पहले से ही करती आई है। उसे कराटे, कुंग फू और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ आती है, जो कि है इंडिया में भी सीखी जाती। वह बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, और साथ में उसे अलग अलग तरह के हथियार भी चलाना आते हैं।
ये चाकू आरोही तब लेकर आई थी जब वह कैंपिंग में आई थी। उसे अपने साथ चाकू लेकर भी आई थी, साथ में बहुत सारे हथियार भी लेकर आई थी, छोटे मोटे, जो कि अभी करण को नहीं पता है। और उसे ऐसी बहुत सी चीज़ें आती है जो कि सर्वाइकल के लिए काम आती हो। उसने वह हर चीज़ सीखी थी जो कि उसके लिए अच्छी हो और उसको आगे जाकर काम आए। आगे आगे देखना, आपको सब पता चलेगा। लेकिन ये बात हमारे करण को कहाँ पता थी कि आरोही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, क्योंकि जब से वह यहाँ पर आई थी तब से वह उससे अच्छे से ही बातें कर रहे थी। उसे कोई भी ज़्यादा फोर्सफुली बातें नहीं की थी, जैसे कि यह कि लड़कियां घमंड में रहती है। आरोही वैसी बिल्कुल भी नहीं थी और लड़कियों की तरह उसमें नखरे नहीं किए थे। तो उसे लगा कि आरोही बहुत ही ज़्यादा शांत और सुलझी हुई लड़की है, तो कभी किसी से लड़ाई नहीं करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है, कभी किसी को बुरा नहीं बोलती है। लेकिन इन रियलिटी में वह वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वह जैसे को तैसा देना जानती थी। अगर कोई उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन अगर कोई इसके साथ बुरा बिहेव करता था तो वह उसकी लंका लगाने में पीछे नहीं हटती है। करण पहले उन भेड़ियों को देखता है, फिर आरोही को देखता है, फिर वापस से उन भेड़ियों को देखता है, फिर आरोही के हाथ में लगे हुए चाकू को देखता है जिस पर से अभी भी उस भेड़िए का खून टपक रहा था। फिर करण आरोही तरफ देखता है और बोलता है, आरोही तुमने ये सब कैसे किया? तुम्हें डर नहीं लगा बिल्कुल भी? अगर वह तुम्हें मार देते तो आरोही मुस्कुराते हुए उसको देखती है और बोलती है, तुम में कैसी बातें कर रहे हो करण, मतलब कुछ भी, अभी तुमने ही कहा कि तुम्हें डर नहीं लगा कर कहीं वह तुम्हें मार देते। लेकिन अगर वह मुझे मार देते तो मैं जिंदा कैसे खड़ी रहती हो? और सीधी सिंपल सी बात यह है, तो मुझे मारने हैं आ रहे थे। अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो वह मुझे मार देते, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया, सिंपल। वह मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नामे हिला देती है और फिर नीचे झुककर उस खून वाले चाकू को मिट्टी से साफ करने लगती है, जिससे खून वहां से साफ हो जाता है। वह वापस से उसे अपने उसी जगह पर रख देती है, कमर की साइड में लगा लेती है। करण आरोही को इस तरह से बिहेव करते देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने उन्हें मार दिया है। प्लस उसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा है कि डर क्या चीज़ होती है, कौन सी चिड़िया का नाम है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। नॉर्मल सी बात है, जिसे सुनकर और देखकर करण को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन साथ में उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है कि कम से कम अगर वह उसके पास नहीं हुआ तो वह अपनी रक्षा खुद कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जंगली पशु मानव भी थे जो कि लड़कियों को उठाकर ले जाया करते थे, क्योंकि लड़कियां जल्दी से किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन हर किसी को अपना रिप्रोडक्शन तो करना ही है, इसलिए उनके लिए तो लड़कियां ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जंगली पशु वाला आते थे और उन्हें उठाकर ले जाया करते थे जबरदस्ती, जिससे करण को भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि कहीं बाई चांस कभी वह उसके साथ नहीं हुआ और कहीं उसके साथ यह हादसा हो गया तो वह क्या करेगा। लेकिन अब उसे इस चीज़ की तो तसल्ली थी, क्या बाई चांस कभी ऐसा होता है तो आरोही अपनी रक्षा खुद कर सकती है, उसे उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सोचकर करण को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो पार्टनर है वह बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, एकदम फेयरलेस है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बनाएगा। उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ के लिए कि कोई भी आएगा और उसकी पार्टनर को उससे दूर कर सकता है, जो कि करण के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ पर जंगली पशु मानव भी थे जो कि लड़कियों को उठाकर ले जाया करते थे, क्योंकि लड़कियाँ जल्दी से किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन हर किसी को अपना रिप्रोडक्शन तो करना ही है, इसलिए उनके लिए तो लड़कियाँ ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जंगली पशु वाला आते थे और उन्हें उठाकर ले जाया करते थे जबरदस्ती, जिससे करण को भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि कहीं बाई चांस कभी वह उसके साथ नहीं हुआ और कहीं उसके साथ यह हादसा हो गया तो वह क्या करेगा। लेकिन अब उसे इस चीज़ की तो तसल्ली थी, क्या बाई चांस कभी ऐसा होता है तो आरोही अपनी रक्षा खुद कर सकती है, उसे उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सोचकर करण को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो पार्टनर है वह बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, एकदम फेयरलेस है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बनाएगा। उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ के लिए कि कोई भी आएगा और उसकी पार्टनर को उससे दूर कर सकता है, जो कि करण के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। अब आगे तभी आरोही हंसते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, वैसे करण हमने कल भी भेड़िया खाया था और आज भी भेड़िया ही खाने वाले हैं,
ये बोलकर वह उसकी तरफ स्माइल करके देखती है। करण भी ना मैं अपना सर हिला देता है, जैसे कि बोल रहा होगा इसका कुछ नहीं हो सकता है। फिर वह बोलता है तो तुम्हें कुछ और खाना है क्या? मैं उसका शिकार कर सकता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? तो वह बोलती है नहीं चलेगा, जब पहले से ही खाना हमारे पास आ चुका है, खुद चलकर तो हमें फिर बाहर घूमने की क्या ज़रूरत है। चलेगा, कोई बात नहीं। फिर वह अचानक से ही कर्ण से पूछती है करण एक बात पूछूं? तो करण बोलता है हाँ पूछो ना। तो बोलती है कि तुम सिर्फ मांस ही खाते हो या और कुछ भी खाते हो? जैसे कि मैंने गांव में देखा था तो वहां पर गेहूं और ज्वार बाजरे ये सब भी मिल रहे थे, तुमने उन्हें देखा तक नहीं, ऐसा क्यों? करण बोलता है वह इसलिए क्योंकि मैं एक मांसाहारी पशु मानव हूं और हम लोग मांस ही खाते हैं। मैंने कभी भी वह चीज़ नहीं खाई है और मुझे तो उसकी स्मेल भी पसंद नहीं है। और हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं वह भी इसको खाना पसंद नहीं करती है, और इसलिए ये कि ज़्यादातर जो मेल से उन्होंने यह नहीं खाया है। क्यों, तुम्हें पसंद है क्या खाना? आरोही बोलती है हाँ मुझे पसंद तो है, लेकिन बात यही कि इसे बनाएंगे कैसे इसको? तो वह बोलता है कैसे, क्या बनाना है? यहाँ पर तो अगर किसी को इस तरह का खाना खाना है तो वह डायरेक्ट जैसा मिल रहा है वैसे ही खा लेती है उसको। उसका टेस्ट मुझे तो कोई खास अच्छा नहीं लगता है। जब आरोही करण की यह बात सुनती है कि उसे जैसा का तैसा खाया जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ही जो अनाज होता है उसको कच्चा नहीं खाते, अगर उसे कच्चा खा लेते तो उसका पेट में दर्द होना लाजमी है। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो ये सर बोल रहे हैं कि उसे ऐसे ही खाया जाता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। अरे भाई, कोई इनको बताएं कि उसे पकाकर खाया जाता है, उसे अलग अलग वैरायटी से भी बना सकते हैं जिसके उसका टेस्ट मांस से भी ज़्यादा अच्छा आता है। फिर आरोही बोलती है मुझे वह सब खाना बहुत पसंद है और उसे अलग अलग वैरायटी से बना भी सकते हैं, बस बात यह है कि तुम्हें बनाना नहीं आता है, इसलिए शायद तुम ऐसा कहा रहे हो। हमारी दुनिया के अंदर यह बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है, और गेहूँ उसकी तो अलग अलग वैरायटी बनती है, जैसे कि आटा उसकी रोटी बना सकते, उसकी नूडल्स बना सकते, उसका दलिया बना सकते हैं, बाटी उस बना सकते हैं उसको अलग अलग टाइप से साथ के साथ खाया जाता है। चावल उसको हम नॉर्मल बॉयल करके भी खा सकते हैं, हम आपके इस भेड़िए के मांस के साथ भी खा सकते हैं, उसको बिरयानी भी बना सकते हैं, उसकी रिसोटो भी बना सकते हैं जो कि एक फॉरेन की डिश है। वैसे हमारी दुनिया में मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, हिंदुस्तान। करण अचानक से बोलता है कहाँ से बिलोंग करती हो? तो वह बोलता है, वो बोलती है इंडिया से, मतलब कि जो हम लोग जहाँ रहते हैं उस प्लेनेट को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर बहुत सारे अलग अलग देश बने हुए हैं, जिसमें से मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मैं इंडिया में रहती थी, मैं एक इंडियन हूँ, तो मुझे खाना बनाने के बारे में शायद और लोगों से कुछ ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा मुझे लगता है। वह बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम वो सब ले सकती हो, चलो वापस चलते हैं, वापस से खरीदते हैं। तो वह बोलती है नहीं नहीं अभी नहीं, क्योंकि उसे बनाने के लिए पहले हमें बर्तन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उबालने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुमसे जो बनाते हो उसे रोस्ट कर देते हो बस ऐसे ही, लेकिन खाने में उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। हालांकि से जो हवा यूज़ के हिसाब से यहाँ पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और पानी भी यहाँ का बहुत अच्छा है, तो इसीलिए अगर मैं कुल बुकिंग करूँगी तो शायद जो नॉर्मल मैं अपने घर पर बनाई थी खाना उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट में अच्छा बने यहाँ पर, और उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर बर्तन बनाने पड़ेंगे। करण बोलता है ठीक है, पर बर्तन बनाएंगे कैसे? तो आरोही भी अचानक से सोचती है हाँ बोल तो एकदम सही रहे हो, तुम बर्तन कैसे बनाएंगे? ठीक है, आज ही तो जला लेंगे चूल्हा बनाकर, फिर कि मुझे चूल्हा जलाना आता है और यहाँ पर लकड़ी अभी है और आग तो तुम लगाई दो। आरोही ने ये चीज़ पहले ही नोटिस कर ली थी, जब करण ने पहली बार उसके लिए खाना बनाया था तब उसने जो आग जलाई थी वह घास रख कर सूखी और वहाँ पर दो पत्थरों से घर्षण करके, और जो पुराने ज़माने में आग लगाते थे ना, वैसे टाइप के करण ने आग लगाई थी, तब जाकर उसने खाना बनाया था उसके लिए। उनके पास कोई भी और चीज़ नहीं थी जिससे आग जलाया जा सके। तब करण बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर बर्तन नहीं है, यहाँ पर और स्टोन के बने हुए बर्तन है, जैसे कि वैद होते ना, उन लोगों के पास छोटे छोटे कटोरियाँ होती है,
जैसे घर में नमक रखा हुआ था उसके अंदर और जैसा बन सकता है, अगर तुम चाहो तो। वह बोलती है कैसे बना सकते हैं। फिर थोड़ी देर सोचती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक था वहाँ के हिसाब से, बट यहाँ पर तो सबको ही पता है, जिसे हम कहते हैं मिट्टी के बर्तन जो कहीं पर भी हम बना सकते हैं। आरोही अचानक से ही बोलती है, करण यहाँ पर चिकनी मिट्टी कहाँ पर मिल सकती है, जैसे कि एकदम अच्छी मिट्टी और उसमें हम सुखाने के बाद में उसने ट्रेस न बनती हो, ऐसी मिट्टी कहाँ पर मिल सकती है। तो वह बोलता है, हाँ ऐसी मीठी है तो सही, वह दलदल इलाका है ना, उधर की साइड में ऐसी मिट्टी देखी थी मैंने एक बार, पर वह मिट्टी काली मिट्टी है। चलेगी, वह बोलता है। आरोही हंसते हुए बोलती है, चलेगी, चलो ले चलो मुझे वहाँ। फिर करण तुरंत ही जानवर बन जाता है, उसको अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए बोलता है। आरोही भी वहाँ पर बैठ सर के ऊपर चल जाती है। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वह वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर काफ़ी कीचड़ कीचड़ हो रखा है। वहाँ पर कमल भी खेल रहे हैं, तो जिसे देखकर उसे याद आता है कि हम कमल को भी तो खा सकते हैं। तो वह बोलती है रुको 1 मिनट। फिर बाद में वह इधर उधर ध्यान से देखती है तो वहाँ पर उसे पेड़ की कुछ जड़ी दिखाई देती है जो कि पतली पतली होती है, जिसको हम रस्सी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आरोही वहाँ पर जाती है और एक पत्थर उठाती है और उसमें पत्थर जड़ से बांध देती है। जैसे हम लंगर बनाते सकते हैं उस तरह से लंगर बनाती है। फेंककर 4 से 5 कमल को बाहर निकालती है खींचकर, जिससे उसकी जड़ें भी साथ में आ जाए। जब करण सारी चीज़ें देखता है तो वह बोलता है, तुम तो यहाँ पर मिट्टी लेने आई थी तो यह फूल क्यों निकाल रही हो। तो आरोही बोलती है, वह बोलती है कि हम इसकी जड़ को खा सकते हैं। करण उसको अच्छी तरह से देख रहा था, क्योंकि उसने ये तो सुना था कि शाकाहारी जो मानव होते हैं वह गेहूं, बाजरी, ज्वार यह सब खाते हैं, लेकिन उसने कभी भी यह नहीं सुना था तो कोई कमल को भी खा सकता है। यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है और चुपचाप से आरोही को देखता रहता है कि वह आगे और क्या करने वाली है। फिर आरोही जल्दी से अपने उसी चाकू का इस्तेमाल करती है जिससे थोड़ी देर पहले उसने भेड़ियों को मारा था। उसी का इस्तेमाल करते हुए जड़ और कमल को अलग कर देती है। कमल की पत्तियों को वापस से वह उसी तालाब में ही डाल देती है, जिससे उसकी जड़ वापस से हो जाए। जो जड़ होती है जो कि खाने लायक होती है उसे वह अपने साथ रखे के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसे वापस से जड़ से बांध देती है अच्छे से, जिसे कमल की लकड़ी की गठरी टाइप का बन जाता है। फिर करण और आरोही दोनों मिलकर मिट्टी खोजने लगते हैं। तकरीबन एक बोरा जितनी मुट्ठी भर लेते हैं और फिर बाद में वह बोलती है, ठीक है, आधा काम तो हो गया और आधा काम हम कल करेंगे। तो करण बोलता है, तुमने ये मिट्टी तो ले ली लेकिन हम इस मिट्टी का करेंगे क्या। तो आरोही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, देखते जाना मैं कल क्या करती हो। जिसे सुनकर करण कुछ नहीं कहता है और चुपचाप से जो काकड़ी उसने काटी थी और साथ में जो मिट्टी उन दोनों ने मिलकर खोदी है उसे देखने लगता है। कमल की काकड़ी तो आरोही उठा लेती है, लेकिन मिट्टी को कैसे लेकर जाए ये बहुत बड़ी समस्या थी उन लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जिससे वह उसमें आराम से मिट्टी को लेकर जा सके। तभी आरोही को एक और आइडिया आता है और वह जल्दी से उस भेड़ियों के पास जाती है जहां पर उन लोगों ने उनको मारा था। उनमें से 2 भेड़ वो लोग अपने साथ लेकर आए थे। तो आरोही फटाफट से वह चाकू निकालती है, उसकी खाल उधने लगती है। थोड़ी देर में आरोही उस भेड़िए की खाल को उससे अलग कर देती है। फिर बाद में उसी के अंदर वह मिट्टी को अच्छे से भर देती है। फिर आरोही मुस्कुराते हुए पर उनकी तरफ देखती है और फिर बोलती है, देखा हो गया ना काम। तो करण ही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, हाँ तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। तो आरोही उसकी तरह मुस्कुराते हुए देखती है और बोलती है, तुमसे एक सवाल पूछूं। तो करण होता है, हाँ पूछो। आरोही बोलती है, हमारी दुनिया के अंदर भी ऐसे जानवर हैं, जैसे कि यहाँ पर है शेर, चीते और भी बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे खतरनाक जानवर फिर भी कौन सा हो सकता है, बता सकते हो मुझे। करण थोड़ा सोचता है और फिर बाद में सोच समझने के बाद वह बोलता है, मुझे लगता है इस एरिया चीता और या फिर हाथी यह हो सकता है। तो आरोही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, नहीं एकदम गलत जवाब। करण फिर कन्फ्यूजन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है तो फिर तुम ही बता दो कौन है। तो आरोही मुस्कुराते हुए होती है, इंसान, जिसे सुनकर करण जी चौंक जाता है
कि उसने कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंसान इतनी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उसने तो एक ही इंसान देखा था अभी तक जो कि उसके सामने खड़ी थी, एक प्यारी सी लड़की। आरोही बोलती है, बिल्कुल सही सुना है तुमने, जो चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान भले ही दिखते हैं कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे हाथों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। हमारे अंदर इतना ज़्यादा दिमाग है कि हम कोई ना कोई ऐसा आइडिया या तरीका निकालते हैं जिससे हम सामने वाले को आसानी से हरा सके। तो इसलिए अगर सबसे खतरनाक हुई पृथ्वी के ऊपर है तो वह कोई जानवर या कोई एलियन या कोई और चीज़ नहीं बल्कि कि खुद इंसान ही है। करण थोड़ा सोचता है और फिर बाद में सोच समझने के बाद वह बोलता है, मुझे लगता है इस एरिया चीता और या फिर हाथी यह हो सकता है। तो आरोही मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, नहीं, एकदम गलत जवाब। करण फिर कन्फ्यूजन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है तो फिर तुम ही बता दो कौन है। तो आरोही मुस्कुराते हुए होती है, इंसान, जिसे सुनकर करण जी चौंक जाता है कि उसने कभी भी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंसान इतनी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उसने तो एक ही इंसान देखा था अभी तक जो कि उसके सामने खड़ी थी, एक प्यारी सी लड़की। आरोही बोलती है, बिल्कुल सही सुना है तुमने, जो चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसान भले ही दिखते हैं कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे हाथों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। हमारे अंदर इतना ज़्यादा दिमाग है कि हम कोई ना कोई ऐसा आइडिया या तरीका निकालते हैं जिससे हम सामने वाले को आसानी से हरा सके। अब आगे। करण को आरोही की बात समझ नहीं आ रही थी, पर वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अपने अपनों के बारे सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है, जितना कोई और कभी भी नहीं जान पाएंगे। फिर बोलो और ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। आरोही इस वक्त करण के ऊपर बैठी हुई थी और उसके हाथ में सारा सामान था। उसके हाथ में क्या, करण की पीठ पर ही रखा हुआ था और इस वक्त करण काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था ताकि जो सामान है उधर उधर गिर ना जाए। जब करण और आरोही घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर अंधेरा होता है। करण वापस से नीचे झुकता है और आरोही को अपने ऊपर से उतारता है। आरोही भी तुरंत वहां से उतर के सामने खड़ी हो जाती है और सारे सामान को अपने साथ ले लेती है। फिर करण मशाल के अंदर आग लगाकर घर में रोशनी करता है थोड़ी, जिससे अंधेरा कम हो सके। आरोही भी अंदर जाती है और इस बार वह करण की थोड़ी बहुत मदद करना चाहती थी। इसलिए जब वह लोग अंदर जाते हैं तो आरोही जितने भी मसाले लेकर आई थी उसे एक साइड में रख देती है। जहां पर नॉर्मल ही करण का किचन हुआ करता था वहां पर जाती है और थोड़ा सा सेटअप करने के बाद उन्हें अच्छे से जो पत्तों में उसने लपेट के दिया था, दुकानदार ने मसालों को उसे वहां पर सेट कर रख देती है ताकि वह जब ज़रूरत पड़े तो उसे आराम से यूज़ कर सके। करण भी अंदर जाकर आग जला देता है और एक बोनफायर तैयार कर देता है और फिर बाद में उस भेड़िए को लेकर जाता है और नदी के किनारे जाकर उसकी काट पीट करके अच्छे अच्छे से सफा करता है और फिर पानी में धोकर वापस से लेकर आता है। लेकिन इस बार करण ने उसकी स्कीम नहीं निकाली थी, सिर्फ अच्छे से धोया था और उसका खून निकालकर उसे अच्छे से साफ कर दिया था, जिससे कि उसके अंदर और खून ना बचा हो। फिर वह उस भेड़िए को लेकर वापस से घर के अंदर आ जाता है और साथ ही साथ वह मसालों को भी लेकर गया था जो कि आरोही ने उसको दिए थे और थोड़ा बहुत पानी भी लाने को कहा था। तो साथ में थोड़ा बहुत पानी भी लेकर आता है। उसे पता नहीं था कि आरोही उसके साथ क्या करने वाली है, लेकिन फिर भी वह जाने के लिए एक्साइटेड था क्योंकि उसे वह पता चल चुका था कि आरोही इस दुनिया की नहीं है। इसलिए उसका खाना बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अनोखा था उसके लिए। इसलिए जब भी अब आरोही कोई भी चीज़ करती थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा करता था और उसे आरोही को देखना भी अच्छा लगता था। फिर वह अंदर जाता है और आरोही को बोलता है, आरोही ये लो तुम्हारा मसाला जो तुमने मुझे धोखा लाने के लिए कहा था, और यह भेड़ियो उसकी स्किन मैंने नहीं निकाली है जैसे कि तुमने कहा था। तो वह बोलती है, ठीक है, इसे यहीं पर रख दो और तुम सामने बैठ जाऊं। तो वह बोलता है, तुम्हें मैं मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो वह बोले, नहीं, तुम बैठो आराम से, आज का खाना मैं बनाऊंगी, ठीक है। स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखती है। करण भी स्माइल करते हुए अपनी गर्दन हमें हिला देता है और जाकर एक कोने पर बैठ जाता है। फिर आरोही जल्दी से जो भी मसाले को लेकर आई थी, जैसे कि काली मिर्ची, हरी मिर्ची, नमक, हल्दी, लौंग, दालचीनी, इस सब को अच्छे से एक जगह लेती है। कटोरे में जो कि स्टोन बोल था
उसमें डाल देती हो और फिर उसे दूसरे पत्थर से एक गोल टाइप का पत्थर होता है, उससे अच्छे से उसको घिसने लगती है, जिससे को वह अच्छे से पिघल जाए, एक पेस्ट टाइप का तैयार हो जाए। जब कर्म देखता है कि आरोही इस तरह से काम कर रही है, तो वह उसके पास जाता है और बोलता है, तुम इसे रहने दो, मैं कर देता हूँ इसे, वरना तुम्हारे हाथों में जलन होगी। क्योंकि करण को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो लाल मिर्ची होती है और हरी मिर्ची होती है वह जलन करती है, लेकिन वह कभी खाता नहीं था। लेकिन उसे इस चीज़ का पता था। जब आरोही देखती है क्या करें, उसकी इतनी फिक्र कर रहा है, तो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई उसके लिए काम करने के लिए सामने से मदद का हाथ बढ़ा रहा था। हालांकि उसके दोस्त थे जो कि उसकी हेल्प करना चाहते थे फाइनेंशियली, और वैसे भी सपोर्ट करना चाहती थी उसके लिए, लेकिन वह कभी भी किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहती थी। लेकिन अब जबकि कारण उसने सामने से उसकी हेल्प करने के लिए कह रहा था, तो उसको मना नहीं कर सकती थी। एक रीजन ये था कि वह यहाँ किसी और को नहीं जानती थी, और जो से पहले इंसान मिला था वह कोई और नहीं करान था, जिसने उसकी जान बचाई थी। और उसके साथ इतना समय रहने के बाद उसे यह बात का तो पता चल जाता करण एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और उसे कोई भी लड़की अगर यहाँ की दुनिया की भी होती, जो कि मॉडल दुनिया कहते हैं, अगर उस लड़की को भी ऐसा लड़का मिल जाता तो वह कभी जिंदगी भर ऐसे लड़के को अपने से दूर नहीं जाने देती। और यहाँ तो आरोही को कभी किसी का प्यार मिला ही नहीं था, और उसने उसे पहली नज़र में ही देखकर पसंद कर लिया था। हालांकि उसे तब यह नहीं पता था कि करण कोई इंसान नहीं बल्कि एक पशु माना है, लेकिन अब जब उसकी असलियत उसके सामने थी तो भी वह उसे नकार नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पसंद करने लगे, उसे प्यार करने लगी। और जब इंसान किसी से एक बार प्यार कर लेता है तो बस कर लेता, फिर उसकी कोई सीमा नहीं है कि वह कौन है, कैसा है। यही सेम चीज़ आरोही के साथ दी थी, उसने भी करण को पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया था, उसे प्यार करने लगी। फिर तो अब वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती थी। अगर अब उसे मौका भी मैंने अपनी दुनिया में जाने के लिए, तो वह वापस नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ के इंसान एक चीज़ में सबसे नंबर 1 तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और वही उनकी लॉयल्टी, जो कि हम इंसानों में तो बिल्कुल भी नहीं होती है और जिनमें होती है। वह बहुत ही खुशनसीब इंसान होते हैं जिनको के ऐसे बंदे मिलते हैं जो कि अपने पार्टनर के लिए लॉयल होते हैं। आरोही अपने ख्यालों की दुनिया से तब भर आती है जब करण उसे अपने हाथों से हिलाता है। आरोही 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 अपनी दुनिया से बाहर आती है जो कि वह सोच रही होती है। फिर आरोही स्माइल करते हुए करण को बोलती है, ठीक है, तुम उसे इस तरह से, मतलब उसे सिखाती है कि किस तरह से मसाला पीसना है। उस तरह से आरोही करण को सिखाती है कि मसाला किस तरह से तैयार किया जाता है। करण उसको ध्यान से देखता है और फिर बाद में ध्यान से देखने के बाद उसे बोलता है, ठीक है। सीख जाने के बाद फिर करण आरोही से भी अच्छी तरीक़ा से और जल्दी से काम कर रहा होता है, क्योंकि एक तो वह बहुत जल्दी सीखता था और साथ ही साथ उसमें ताकत भी काफ़ी ज़्यादा थी। और जब हम किसी चीज़ को पीसते हैं तो उसमें ताकत की ज़रूरत होती है, जो कि करण में आरोही से तो ज़्यादा ही थी, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ही करण ने वह पेस्ट तैयार कर दिया था। वह पेस्ट देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मिक्सर मशीन के अंदर ग्राइंड किया हुआ। वह एकदम फाइन और एकदम स्मूथ पेस्ट बना था, जिसे देखकर आरोही को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वह इस तरह से काम कर रही होती तो ज़रूर उसे दरदरा पीसती, जैसे कि हम चटनी पीसते हैं। उसने कभी भी इस तरह से पत्थर को पीसकर मसाला तैयार नहीं किया था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। यहाँ पर तो कोई मशीन या बिजली थी नहीं, इसलिए उसे इस तरह से काम करना पड़ रहा था। वह तो अच्छा था कि करण ने मामला संभाल लिया और उसने इतना अच्छा मसाला पीसकर तैयार करके उसे दे दिया, जितना वह कभी नहीं कर सकती थी। फिर आरोही की नज़र जाती है उस भेड़िए पर जो कि अभी अभी करण ने साफ करके तैयार करके रख दिया था, जैसे कि आरोही ने उसको करने के लिए कहा था। आरोही सामने देखती है तो उसमें आग भी जला दी थी, जो कि अभी काफ़ी अच्छा कोयला तैयार कर चुकी थी उसके अंदर, और साथ में अभी भी आग जल रही थी। वह जल्दी से उस भेड़ियों को उठाती है, उसके अंदर रख देती और उसके ऊपर से वापस से थोड़े कोयले रख देती है, और फिर उसे पकने के लिए लगभग 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देती है, ताकि वह आराम से धीमी आंच पर पकने दें। और उसमें उसका जो खाल थी वह इसलिए नहीं उधारने दी थी, क्योंकि जो कोयले की जो राख होती है वह उस पर मांस चिपक जाती थी,
तो उसे उसको भी निकालना पड़ रहा था कल जब उसने खाना खाया था। तो उसने जैसे तैसे खाना खा तो लिया था, लेकिन खास ज़्यादा टेस्ट था नहीं। अब तो उसे पता था कि किस तरह से काम करना है, इसलिए वह अपने हिसाब से काम कर रही थी। फिर आरोही की नज़र जाती है उस भेड़िए पर जो कि अभी अभी करण ने साफ करके तैयार करके रख दिया था, जैसे कि आरोही ने उसको करने के लिए कहा था। आरोही सामने देखती है तो उसमें आग भी जला दी थी, जो कि अभी काफ़ी अच्छा कोयला तैयार कर चुकी थी। उसके अंदर और साथ में अभी भी आग जल रही थी। वह जल्दी से उस भेड़ियों को उठाती है, उसके अंदर रख देती और उसके ऊपर से वापस से थोड़े कोयले रख देती है, और फिर उसे पकने के लिए लगभग 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देती है, ताकि वह आराम से धीमी आंच पर पकने दें। और उसमें उसका जो खाल थी वह इसलिए नहीं उधारने दी थी, क्योंकि जो कोयले की जो राख होती है वह उस पर मांस चिपक जाती थी। तो उसे उसको भी निकालना पड़ रहा था कल जब उसने खाना खाया था। तो उसने जैसे तैसे खाना खा तो लिया था, लेकिन खास ज़्यादा टेस्ट था नहीं। अब तो उसे पता था कि किस तरह से काम करना है, इसलिए वह अपने हिसाब से काम कर रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे भेड़िया आग में डाला था पकने के लिए, वह पक चुका था और उसमें से काफ़ी अच्छी आ रही थी। आरोही फिर करण की तरफ देखती है और बोलती है, करण मुझे लगता है कि वह भेड़िया पक गया है, क्या तो उसे आगे से निकाल दोगे? करण होता है हाँ क्यों नहीं। फिर वह जाता है और उस भेड़ियों को आग में से निकाल लेता है। करण जब देखता है तो हाँ सच में वह भेड़िया पक चुका था। फिर वह कह आरोही की तरफ देखता है और बोलता है, आरोही ये तो गया है, अब इसका क्या करना है? तो वह बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, उसे बाहर निकालो, मैं अभी आती हूँ। आरोही अंदर की साइड से जाती है और वहाँ से पत्ते लेकर आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि केले के पत्ते होते हैं। आरोही उस भेड़िए को करण को भेड़िए की ऊपर की खाल को उतारने के लिए बोलती है। करण भी तुरंत ही वह काम कर देता है और उस भेड़िए की खाल को उससे अलग कर देता है, जिससे उसकी जो अंदर का मांस होता है जो कि पका हुआ था इस टाइम पर वह नज़र आने लगता है। वह बहुत ही ज़्यादा झूस नज़र आ रहा था इसका, क्योंकि उसका जो अंदर का नमी थी उसी नमी से वह भेड़िए के अंदर का मांस पका था। अभी वह मैच देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नज़र आ रहा था। करण ने भी कभी भी इस तरह से खाने को नहीं पकाया था। वह तो नॉर्मल ही ज़्यादातर कच्चा ही खाना पसंद करता था, लेकिन पिछले 2 दिन से वह खाना पका कर ही खा रहा था। एक तो उसे यह बात पहले से ही पता थी कि लड़कियों को कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए, और दूसरा लड़कियां कच्चा मांस खाना पसंद भी नहीं करती थी, वह हमेशा भुना हुआ मांस ही खाती थी। इसीलिए जब करण आरोही को अपने साथ लेकर आया था तब से उसे ये तो पता था कि उसे खाना पका कर ही खाना है, नहीं तो वह उसे जंगली समझेगी। लेकिन तब करण को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि जिस लड़की को अपने साथ लेकर आ रहा है वह कोई पशु मानव आपकी बेटी ना होकर एक इंसान थी, एक दूसरी दुनिया से आई हुई लड़की थी। आरोही इन्हें फिर करण के पास जाकर जल्दी से उसकी मदद की और उसमें से जो भेड़िए का ताज़ा मांस था उसे उसकी चमड़ी में से बाहर निकाल देते हैं और साथ में पत्ते पर रख लेते हैं। आरोही फिर उस मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है जो कि वह अपने साथ चाकू लेकर आई थी उससे। करण ये सारी चीज़ें ध्यान से देख रहा होता है अभी। फिर आरोही ने जो मसाला तैयार किया था, जो पेस्ट करण और आरोही ने मिलकर बनाया था, उसे उसमें डाल देती है और अच्छे से उसे मिक्स कर देती है, जिससे वह अभी इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे कि आलू की चाट हम लोग बनाते हैं ना, उस तरह का वह दिखाई दे रहा था। देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी अच्छा ही होगा शायद। आरोही भेड़िए के मांस को और उस देश को अच्छे से मिक्स करने के बाद कर्ण की तरह थोड़ा सा धकेल देती है और बोलती है और उसे खाने के लिए इशारा करती है। करण भी बिना कोई सोचे समझे उसमें से एक बाइट उठाता है, उसे अपने मुंह में रखकर खाने लगता है। तो उसका बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट उसके मुंह में आता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से खाना बनाने से उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा खाना नहीं खाया था। फिर वह चमकती हुई निगाहों से आरोही की तरफ देखता है और अपने हाथों को रुकने नहीं देता है, और दोबारा से एक बाइक उठाता है और अपने मुंह में रख लेता है और वापस से उसे खाने रखता है। और उसको खाने के बाद फिर वह बोलता है, आरोही यह खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया है, तुमने ये खाना बनाना कहाँ से सीखा है? मैंने कभी भी ऐसा खाना अपनी लाइफ में नहीं खाया है। आरोही बोलती है, थैंक गॉड तुम्हें खाना पसंद आया, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आएगा।
फिर हम मांसाहारी जानवरों और तुमने कभी भी इस तरह का खाना नहीं खाया होगा। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। पर अच्छा है, क्या तुम्हें खाना पसंद आया? ये खाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से खाना बनाया जाता है। और रही बात कि मैं नहीं खाना बनाना कहाँ से सीखा, तो मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं इस दुनिया से नहीं आई हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। तो हमारे यहाँ पर इसी तरह का खाना बनता है और इससे भी ज़्यादा टेस्ट करी कैसे बनता है। ये बोलकर फिर आरोही भी उसमें से एक बाइक उठाती है और अपने मुंह में रखें उसे जब आती है तो उसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। क्योंकि एक तो यहाँ का हवा पानी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध था, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर जानवर थे वह वैसा ही पानी पी रहे थे, वैसा ही खाना खा रहे थे। जो भी बहुत प्यार था, तो उनका मांस भी और भी ज़्यादा अच्छा था। इस वजह से फिर आरोही और कर्ण मिलकर खाना खत्म कर देते हैं। जाहिर सी बात है, आरोही पूरा खाना खत्म नहीं कर सकती थी, इसलिए वह लगभग 150 से 200 ग्राम ही खा पाती है और बाकी का जितना होता है वह सारा का सारा कर्ण के पेट में जाता है। आरोही का पेट इस वक्त बहुत ज़्यादा भर चुका था, क्योंकि उसने कभी भी इतना ज़्यादा खाना एक टाइम पर नहीं खाया था। और जब भी वह खाना खाती थी तो वह बाहर टहलने के लिए ज़रूर जाती थी, जिससे उसकी सेहत अच्छी रहेगी। लिखना वह यहाँ पर क्या करें, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो ये जंगली इलाका था, दूसरा यहाँ पर कभी भी कोई भी जानवर आ सकता था, तीसरा यहाँ पर लाइट नहीं थी, और जितनी भी लाइट की वह सिर्फ रोशनी थी चांद की। यहाँ पर जो चांद था वह चांद धरती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। यानी कि धरती का चांद अगर 1 गुना है तो यहाँ का जो चांद था वह 2 से 3 गुना है, यानी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था देखने। और दूसरी बात, यहाँ पर जो चार की रोशनी थी वह पर्पल कलर की निकल रही थी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहन दृश्य बना रही थी। यह नज़ारा उसने कल देख लिया था, लेकिन उसे लगाकर शायद वह पहाड़ की चोटी पर से गिरी है, इसीलिए उसको चर्चा करा रहा है। और इसकी वजह से उसे यह सारी चीज़ें हेलिसिटेशन हो रही है, मतलब ये चीज़ें हैं नहीं दिख रही है। लेकिन जब आज सुबह उसने कर्ण को इंसान से जानवर बनते हुए देखा था और साथ ही साथ और दूसरे जानवरों को देखा था, तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया था कि यह उसकी पृथ्वी हो ही नहीं सकती है किसी भी हाल में। हालांकि आरोही ने कितनी ही बार मूवी और सीरियल देखे थे जहां पर बताते थे कि कितने ही ऐसे इंसान हैं जो कि वैम्पायर है, जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं, लेकिन इन रियलिटी उसने कभी भी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं किया था। लेकिन उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब वह यहाँ पर आएगी, ऐसी दुनिया में आएगी जहाँ के पशु मानव ही रहते हैं और वह इकलौती इंसान है जो यहाँ पर है। वह तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आती है जब कर्ण उसको हिलाते हुए बोलता है। आरोही फिर अपनी सपनों की दुनिया में से बाहर आती है और कर्ण को देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम मुझे हिला कर रहे हो? तो कर्ण बोलता है, वह इसलिए क्योंकि तुम कितनी देर से एक ही जगह पर देखी जा रही हो, तो मुझे लगा कुछ हुआ है इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर तो। ये बोलकर कर्ण उसकी तरफ स्माइल करने लगता है और उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करें और क्या ना करें। इससे उसका पहले से ही लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, और ऊपर से अब जो लड़की उसके साथ थी वह उसकी प्रजाति की ना होकर एक इंसान थी। कर्ण को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि लड़कियों के साथ कैसे डील करते हैं। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता थी कि अपनी जाति की लड़कियों के साथ किस तरह से पेश आना है। यहाँ तो बेचारी आरोही दूसरी दुनिया से आई हुई इंसानी लड़की थी, इसलिए उसके साथ बहुत ही सतर्कता से पेश आता था। वह ज़्यादा उससे बातें भी नहीं करता था, क्योंकि पता नहीं किस बात से उसको बुरा लग जाए, क्योंकि उसको ये बात भी पता थी कि लड़कियों को हर चीज़ बहुत जल्दी बुरी लगती है। इसलिए बेचारा बहुत ही सोच समझकर उससे बातें कर रहा था और उसे सहेज करने की कोशिश भी कर रहा था, जैसे उसे यहाँ पर अकेलापन फील ना हो। आरोही भी उसकी हरकतें और उसकी बातचीत करने के लिए जैसे बता सकती थी कि वह बेचारा क्या फील कर रहा है इस वक्त। उसे देखकर उसे हंसी भी आ रही थी और उसे देखकर थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था। हंसी इस बात पर आ रही थी क्योंकि आर्यकरण को बिल्कुल भी लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस नहीं था, और अफसोस इसलिए हो रहा था क्योंकि वह इंसान की लड़की थी, वह पहली लड़की थी जो कि उसके साथ थी, तो उस बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। फिर आरोही अचानक से उठकर करण के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, चलो ना हम कहीं घूमकर आते हैं। तो करण बोलता है कि अभी रात बहुत हो गई है,
और जंगली जानवर भी आ गए होंगे कि तुम सच में जाना चाहती हो बाहर। तो आरोही फिर बाद में इस विचार को अपने तक ही रखती है और बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं जाते हैं, पर मैं बहुत बोर हो रही हूँ और मेरा खाना भी बहुत सारा खा लिया है, क्या करूँ। जब आरोही ने करण का हाथ पकड़ा था बाहर ले जाने के लिए, तब करण के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज चलने लगी थी, क्योंकि यह पहली बार था जब आरोही ने उसका हाथ सामने से आकर पकड़ा था। फिर अचानक से आरोही के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह भागते हुए अपने बैग की तरफ जाती है और वहां उसमें से अपना मोबाइल निकाल लेती है और करण के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। करण पहले आरोही को देखता था, जिसके चेहरे पर अभी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी और प्यारी सी स्माइल थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर करण की धड़कन तेज हो जाती है। तो करण बोलता है कि अभी रात बहुत हो गई है और जंगली जानवर भी आ गए होंगे कि तुम सच में जाना चाहती हो बाहर। तो आरोही फिर बाद में इस विचार को अपने तक ही रखती है और बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं जाते हैं, पर मैं बहुत बोर हो रही हूँ और मेरा खाना भी बहुत सारा खा लिया है, क्या करूँ। जब आरोही ने करण का हाथ पकड़ा था बाहर ले जाने के लिए, तब करण के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज चलने लगी थी, क्योंकि यह पहली बार था जब आरोही ने उसका हाथ सामने से आकर पकड़ा था। फिर अचानक से आरोही के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह भागते हुए अपने बैग की तरफ जाती है और वहां उसमें से अपना मोबाइल निकाल लेती है और करण के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। करण पहले आरोही को देखता था, जिसके चेहरे पर अभी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी और प्यारी सी स्माइल थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर करण की धड़कन तेज हो जाती है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आरोही एक अनाथ लड़की थी, तो उसको अपने सारे खर्चे खुद ही उठाने पड़ते थे। आश्रम में सिर्फ इतना ही होता है कि वहाँ पर बड़े हो जाए, उसके बाद उनको सारा जीवन खुद ही अपने हिसाब से करना होता, कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। एक बार बोलो 18 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें जो भी होता है वह खुद के डिसीजन खुद ही लेने होते हैं। इसलिए आरोही ने आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयारी तो कर ही रही थी, साथ ही साथ वह अपने रोज के खर्चे को मेंटेन करने के लिए भी जॉब किया करती थी, पार्ट टाइम सनशाइन कैफ़े में। करण फिर आरोही से पूछता है क्या हुआ, तो आरोही अपना हाथ उसके सामने रख देती है और बोलती है। ये जब करण देखता है कि आरोही के हाथ में कुछ है, आरोही के हाथ में जो होता है वह होता है आरोही का मोबाइल, जो कि वह ट्रिप के दौरान लाई थी और अपने मोबाइल को अपने पर्स में रख लिया था जब वह लकड़ियां ढूंढने गई हुई थी। तब आरोही के पास जो मोबाइल था, उस मोबाइल का नाम था ओप्पो A3, जो कि वह उस टाइम पर यूज़ कर रही थी और उसने यह मोबाइल अपनी खुद की मेहनत की कमाई से खरीदा था, जो वह पार्ट टाइम जॉब करती थी एक कैफ़े के अंदर। उसका कलर पर्पल कलर का होता है, उसे देखे वह बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आ रहा होता है और उस पर एक कवर भी था, जो कि बिल्ली की कार्टून वाला बना हुआ था। करण जब मोबाइल को देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके सामने तो बस वह टाइप का छोटा डब्बा था, जो कि पर पर्पल कलर में दिखाई दे रहा था और वह कंफ्यूज नज़रों से आरोही तरफ देखता है और बोलता है ये क्या है। आरोही से स्माइल करते हुए करण की तरफ देखती है और बोलती है, इसे मोबाइल कहते हैं, हमारी दुनिया में ये सब लोगों के पास होता है और इससे हम एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं पर गई हुई हूँ और मैं कहीं पर खो जाती हूँ, जब मेरा कोई दोस्त है जो मेरे साथ आया है, वह मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं उसको ढूंढने जाऊंगी और फिर बाद में उसे ढूंढ रहा हूँगी। कम से कम 1-2-3 घंटे लग सकते हैं और उसकी भी कोई गारंटी नहीं, 2-3 घंटे में मुझे मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये डिवाइस है तो मैं उसको बस एक रिंग करूँगी, मैं उसे बताऊँगी कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे वहाँ पर लेने के लिए आ जाएगा। इससे मुझे टाइम भी बचेगा, मुझे टेंशन नहीं होगी कि मेरा दोस्त कहाँ गया है कहाँ नहीं है। इसे एक कनेक्शन बोल सकते हैं, जो हम हमारी दुनिया में यूज़ करते हैं। है ना ये कमाल की चीज़। ये बोलकर फिर आरोही करण की तरफ देखती है। करण ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह की चीज़ के बारे में नहीं सुना था। तो वह बहुत ज़्यादा अविश्वास से मोबाइल की तरफ देखता है कि यह एक डब्बा, इससे इतना सारा काम हो सकता है। ये वह सब अपने मन में सोच रहा होता है। फिर करण अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और फिर आरोही की तरफ देखकर बोलता है, तो इससे हम कभी भी कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं।
हमें कोई भी संदेशा अगर पहुंचाना हो तो हम तुरंत के तुरंत पहुंचा सकते हैं। तो आरोही कहती है, हाँ तुम ये कह सकते हो कि अगर हमें किसी भी चीज़ को किसी के सामने संदेशा पहुंचाना है तो पहले के ज़माने में जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, उस टाइम पर हम लोगों को चिट्ठियां भेजनी पड़ती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, मतलब 2 या 3 दिन लगते थे। लेकिन जब से हमारी दुनिया में इस चीज़ का आविष्कार हुआ है, तब से यह सारी चीज़ें बहुत कम हो गई है। और कोई भी अब चिट्ठी यूज़ नहीं करता है, वह ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ करते हैं। जिसको भी अगर हमें कॉल करना है या जिसको भी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम डायरेक्ट कॉल करते हैं, उसे बता देते हैं। ये सब सुनकर करण और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वह बोलता है, तो उससे हम ये काम कर सकते हैं। आरोही बोलती है, हाँ इससे हम एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे से हम इसमें गाने सुन सकते हैं, इसमें एफएम चला सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम हमारी मेमोरी से मेमोरीज कवर कर सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे तुम सोच भी नहीं सकते इतना काम आता है। फिर कारण बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, पर इसे यूज़ कैसे करते हैं? आरोही बोलते हैं, इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में ही आ गई हूँ। यहाँ पर किसी से कॉल तो नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर हूँ, इसमें किसी को बता दो नहीं सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ पर इसके बाकी के सारे यूज़ कर सकते हैं। फिर आरोही अपनी मोबाइल की प्ले लिस्ट में जाती है और वहाँ पर जाकर मस्त ऐप धिनचैक का डीजे सॉन्ग लगा देती है, जिसमें अलग अलग डीजे सॉन्ग्स बजने लगते हैं, जैसे कि दिल लुटिया वे मस्त निगाह, दिल लुटिया वे मस्त निगाहें, मैं तेरा नाम जपती फिरा, मैं तेरा नाम जपती फेरा, तेरे साथ सीखा मैंने जीने का सलीका आवे, दुखों को भुलाने का भी आया है तरीका वे, रहे हंसते धातु मांगी थी दुआ वह, रहे हंसते दातुन मांगी थी दुआ वह, मैं तेरा नाम जपती फेरा। मोबाइल को साइड में रख देती है। जब करण मोबाइल में से गानों की भी आवाज़ को सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था अभी। हालांकि कि उसने आरोही ने उसको सारी चीज़ें बता दीजिए, कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करती हैं, किस तरह से काम करती है कि आज हमारी आवाज़ को दूसरे के पास पहुंचाया जा सकता है बिना उसके पास जाए। लेकिन फिर भी जब आरोही ने उस मोबाइल के अंदर गाना बजाया तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसको वापस से मोबाइल को उठाता है और उसे उसके नीचे करके उसे देखने लगता है कि कहीं पर कुछ छुपा तो नहीं होगा जहाँ से आवाज़ आ रही है। आरोही जब देखती है क्या कर रहा है तो उसको हंसी आ जाती है और फिर वह उसके पास जाती है और बोलती है, कारण यहाँ पर कोई भी छुपा हुआ नहीं है, इसी तरह का डिवाइस है। यहाँ पर जो घर से वह बहुत ही ज़्यादा दूरी पर बने हुए थे, जैसे कि एक घर 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ, दूसरा घर दूसरे किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, क्योंकि यह जो घर से वह एक पशु मानव के घर थे। इसलिए यहाँ पर जिस तरह से हम लोग रहते हैं सोसाइटियों में, घर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, वैसे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे। वहाँ पर जो घर के बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है और एक मोबाइल के अंदर से कितनी ही आवाज़ आ सकती है। इसलिए आरोही ने मोबाइल वहाँ पर यूज़ कर लिया था, क्योंकि उसने करण को तो ये बात पहले से ही बता दी थी। तो वह कहाँ से आई है तो उसको अब उससे कुछ भी चीज़ को पाने की ज़रूरत नहीं थी। आरोही जब अपनी दुनिया में थी तो वह जब खाना खा लेती थी, ये ज़्यादा खाना खा लेती थी, तो वह बाहर टहलने के लिए गार्डन में चली जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। उससे पहले ही करण से ही बात पूछ रही थी कि वह कहाँ पर जा सकती है, लेकिन करण ने उसे मना कर दिया था। फिर भी यह जंगली इलाका था उसी, और रात को बाहर जाना सिर्फ बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और उसने अब ज़्यादा खाना खा लिया था, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था, जैसे कि एक्सरसाइज करके वह अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवा सके। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मोबाइल पर सॉन्ग बजाकर थोड़ा बहुत डांस ही कर लिया जाए, इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ ही साथ मौज मस्ती भी हो जाएगी। वह जल्दी से करण के पास जाती है और उसको भी अपने साथ खींचती है और डांस करने लगती है, पागलों की तरह, जैसे कि नॉर्मल ही जब लड़कियां घर में होती है और उछल पेश करती रहती है, उसी तरह से आरोही भी करती है, क्योंकि उसके पास कोई था तो नहीं, ना ही से ज़्यादा कोई दोस्त है। और जब वह घर में होती थी तो अकेली ही रहती थी, तो इसी तरह से मौज मस्ती किया करती थी। अपने आप को जब भी वह अपना अकेलापन दूर कर लिया करती थी।
लेकिन अभी उसके पास एक साथी था जिसे वह पसंद करती थी, जिसको लाइक करती थी, जिसको साथ रहना चाहती थी, वह जिसको अपना जीवन साथी अब बनाना चाहती थी। करण जब देखता है कि आरोही कितनी ज़्यादा खुश है तो फिर वह भी कुछ नहीं कहता और वह भी उसको फॉलो करने लगता है। जैसे जैसे आरोही करती है वैसे वैसे वह करने की कोशिश करता है। जब आरोही देखती है कि करण इस तरह से उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, क्योंकि जब हम किसी को फॉलो कर रहे होते तो उस टाइम पर हमारा जो बॉडी रहता है वह बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखाई दे रहा होता है, जो इंसान फॉलो करता उसको पता नहीं चला कि जो इंसान दिखता है उसे पता चल जाता है। आरोही करण को इस तरह से डांस करते हुए देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है और वह अपना पेट पकड़कर ज़मीन पर बैठकर लोटपोट होते हुए हंसने लगती है। जब कर्म देखता है कि आरोही इस तरह से ज़मीन पर लेटकर हंसने लगी है तो उसको भी बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि वह इतना ज़्यादा क्यों हंस रही है, तो कुछ नहीं कहता उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। करण जब देखता है कि आरोही कितनी ज़्यादा खुश है तो फिर वह भी कुछ नहीं कहता और वह भी उसको फॉलो करने लगता है। जैसे जैसे आरोही करती है वैसे वैसे वह करने की कोशिश करता है। जब आरोही देखती है कि करण इस तरह से उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, क्योंकि जब हम किसी को फॉलो कर रहे होते तो उस टाइम पर हमारा जो बॉडी रहता है वह बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखाई दे रहा होता है, जो इंसान फॉलो करता उसको पता नहीं चला कि जो इंसान दिखता है उसे पता चल जाता है। आरोही करण को इस तरह से डांस करते हुए देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है और वह अपना पेट पकड़कर ज़मीन पर बैठकर लोटपोट होते हुए हंसने लगती है। जब कर्म देखता है कि आरोही इस तरह से ज़मीन पर लेटकर हंसने लगी है तो उसको भी बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि वह इतना ज़्यादा क्यों हंस रही है, तो कुछ नहीं कहता उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। उसके बगल में जाकर बैठकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतना तेज क्यों हंस रही हो, क्या मेरा डांस इतना फनी था। ये बोलकर वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। जब आरोही उसकी ऐसी बातें सुनती है तब जाकर उसको एहसास होता है कि वह इतनी दूर से उसके ऊपर हंस रही थी, तो उसे थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो एकदम से अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और फिर बाद में बोलती है, हमसे सॉरी, मैं तुम पर हंसना नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मेरी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब कराना रूई की ऐसी बात सुनता है तो वह भी बोलता है, अरे तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें हंसी आ रही है तो कोई बात नहीं, समझ सकती हो, वैसे भी मुझे ही डांस करना नहीं आता था। तो आरोही कहती है, हमसे सॉरी, लेकिन मैं ऐसा सब करना नहीं चाहती थी, हमसे भी सॉरी। फिर बाद में वह बहुत ही अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से डाल सकते हैं, ये बोलकर वह तुरंत इसी तरह का हाथ पकड़ती है, करण को खड़ा करके फिर वापस से अपने मोबाइल की तरफ जाती है और वहाँ पर एक गाना लगाती है, जो गाना कुछ इस तरह से था, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी संग, तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है, यही धुन, जो भी जितने पल जियूँ उसे तेरी सा संजीव, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जियूँ, जो भी सांसें मैं भरूँ उन्हें तेरी तंग भरूँ, जो भी कल हो अब मेरा। ये वाला गाना बजाना स्टार्ट कर देती है और इसकी धुन बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस लगती है। किसी को भी, हर किसी को अपने साथी के साथ इस गाने पर एक बार कपल डांस करने की इच्छा तो होती ही है। आरोही को भी अपने पापा के साथ इस गाने पर डांस करने की इच्छा होती थी, लेकिन उसके पास उसका पार्टनर अभी नहीं था। लेकिन अब तो उसके पास कारण था, जिसमें उसने अपने जीवन साथी के तौर पर चुन लिया था। फिर आरोही करण को अपने साथ कपल डांस सिखाती है कि किस तरह से कपल डांस किया जाता है। थोड़ी ही देर में इस कारण भी सीख जाता है, क्योंकि वह निकला था, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता था। इसी तरह से दोनों एक कपल डांस करते हैं। करण आरोही के साथ डांस कर होता है, उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी के साथ डांस कर रहा था, और उससे भी बड़ी बात यह कि दुनिया में कोई भी चांस नहीं करता था। आरोही उसे डांस करना सिखाती है, उसे बताती है कि इंसान डांस क्यों करते हैं। जब वह लोग जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वह लोग डांस करते हैं और अपने इमोशंस को डांस के जरिए एक्सप्रेस करती हैं। और मैं अभी इस वक्त बहुत खुश हूँ, और साथ ही साथ मैंने बहुत सारा खाना भी खा लिया, इसलिए मुझे एक्सरसाइज के तौर पर डांस करना है।
आरोही को जब भी एक्सरसाइज करने का मन होता था तो ज़्यादातर एक्सरसाइज ना करते हुए डांस कर लिया करती थी, क्योंकि उसे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वह लोग तकरीबन आधा घंटा जैसा डांस करते हैं, फिर बाद में आरोही साइड में जाकर बैठ जाती है और करण से होती है, करण पानी की बहुत प्यास लग रही है। सरल स्माइल करते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर बाद में बाहर पानी लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में वह एक पत्ते में थोड़ा सा पानी लेकर आता है और आरोही के आगे बढ़ा देता है। आरोही उसके हाथ से पानी लेते हैं और पी लेती है। फिर आरोही बोलती है, चलो अब सोते हैं यार, सच में बहुत थक गए हैं। ये बोलकर वह बिस्तर की तरफ देखती है जो कि घास का बना हुआ था, और यह एक ही बिस्तर था। अभी भी उनके पास होने के लिए कुछ भी नहीं था। आरोही फिर करण की तरफ देखती है और बोलती है, करण तुम कहाँ पर सोने वाले हैं? तो वह बोलता है, मैं तो यहीं पर सो जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सो जाओ आराम से। ये बोलकर करण स्माइल करता है। आरोही करण के पास जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में तो सो ही सकते हैं। जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि हम अब साथ ही बनेंगे, ठीक है? तो हम लोग एक साथ तो सो ही सकते हैं ना? ये बोलकर वह उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे बिस्तर की तरफ लेकर चले लगती है। वहीं जब करण को यह एहसास होता है कि आरोही उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर की तरफ लेकर जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म और घबराहट भी हो रही होती है, क्योंकि करण को कहीं ना कहीं अब भी यह सब एक सपने की तरह ही लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जबकि वह लोग आरोही की जिस्म में सुंदर भी नहीं है, फिर भी उनमें इतना ईगो है। यहाँ पर आरोही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा उसके पास दिमाग है, उतनी ज़्यादा इसके साथ कैपेबिलिटी है, और फिर भी वह उसके साथ रहना चाहती है और उसको पसंद करती है, उसको अपना पार्टनर बनाने के लिए पहल कर रही है। ये सब उसे एक सपने से कम नहीं लग रहा होता है। उसके दिल की धड़कन अभी बहुत ज़्यादा तेज चल रही होती है। इतना आरोही को भी उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही होती है, जिसे सुनकर उसे भी शर्म आने लगती है, क्योंकि यह पहली बार था जब वह सामने से किसी लड़के को इस तरह से अप्रोच कर रही थी, वरना वह कभी भी किसी भी लड़के को भाव तक नहीं देती थी, भले वह लड़का उसके सामने अपना दिल निकाल कर ही रखते, क्योंकि उसे यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो भी लड़के उसको प्रपोज करते थे वह सिर्फ और सिर्फ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे, या फिर वह अकेली है इसलिए उसको फंसाकर उसके साथ फिजिकल होना चाहते थे। और मॉडल दुनिया में यह बात बहुत नॉर्मल है, और आरोही यह सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वह कभी भी किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती थी। आरोही जैसे तैसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए करण को उस घाट के बने बिस्तर पर लेकर जाती है, उसे वहां पर बिठाकर उसे आराम से मिटा देती है और फिर वापस से उसके बगल में जाकर लेट जाती है। हालांकि उसने अपने और करण के बीच में कम से कम एक तकिया आ सके उतना डिस्टेंस रखा था। फिर वो लोग दोनों आराम से सो जाते हैं। करण को तो बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही होती है, लेकिन आरोही को सच में बहुत नींद आ रही हो, जैसे कि आज वह काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद लेटने के बाद ही उसको तुरंत नींद आ जाती है। और उसको ठंड की वजह से उसे पता ही चलता है किसका वह ठंड की वजह से खींचते हुई करण के पास आ गई है, और अभी वह अपना सर शोल्डर की बाहों पर रख लेती है और अपना एक हाथ उसकी छाती पर रखा है, आराम से सो रही होती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त करण पर क्या बीत रही है। वहीं जब करण को यह एहसास होता है कि कोई उसके पास आया है, तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोल देता, क्योंकि वह सिर्फ अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी के साथ इस तरह से सो रहा था, इसलिए जब वह अपनी आंखें खोलता है तो पाता है कि उसके शोल्डर पर आरोही ने अपने सर रखा हुआ है और अपना एक हाथ उसकी छाती पर रखकर वह इस दुनिया से बेखबर होकर आराम से उसकी बाहों में सो रही है, जिसे देखकर करण के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह प्यार से उसको निहार नहीं लगता है। और वह देखता है कि आरोही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मासूम और बहुत ही ज़्यादा क्यूट नज़र आ रही होती है। उसके लंबे काले घने बाल खुले हुए थे जो कि आधा उसके ऊपर से और आधा उतरन की छाती के ऊपर थे। उसकी लंबी घनी पलकें जो अभी थोड़ी थोड़ी देर में ही हवा के जरिए थोड़ा हिल रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहन दृश्य पैदा कर रही, जिसे देखते ही करण के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। करण को इस बात का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि कब वह आरोही को उसके माथे पर एक प्यार भरा किस कर देता है,
और फिर बाद में वापस से हो लेट जाता है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसने क्या कर दिया। तो उसे थोड़ी सी घबराहट सी होती है, क्या कहे आरोही जग गए और उसने उसको इस तरह से देख लिया तो वह क्या सोचेगी उसके बारे में। फिर वह जल्दी से आरोही से अलग होने की कोशिश करता है। वह धीरे से उसका सर अपने कंधे से हटाता है और फिर उसका हाथ अपनी छाती से हटाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह वहां से हटने की कोशिश करता है वैसे ही आरोही वापस से उसको पकड़ लेती है और वापस से उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। जब करण दोबारा से रोकने की कोशिश करता है तो आरोही उसका हाथ अपने हाथों को पकड़कर थोड़ा सा दबा दी है और बोलती है, क्या कर रहे हो, आराम से सो जाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर वह वापस से अपनी नींद में चली जाती है, लेकिन जाने से पहले उसके चेहरे पर एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल होती है जिसे करण ने भी देख लिया था। जब कर्ण देखता है कि आरोही स्माइल कर रही है, इसका मतलब यह है तो उसे पता चल गया था कि वह उसे किस किया था, लेकिन फिर भी उसने उसे रिजेक्ट नहीं किया था इस चीज़ के लिए, और ना ही उसने उसे डांटा था इस चीज़ के लिए, जिसे सोचकर भी उसकी धड़कन तेज हो जाती है और वह अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाता है और वापस से उसको अपनी बाहों में भर लेता है और नींद की आगोश में चला जाता है। जब करण दोबारा से रोकने की कोशिश करता है तो आरोही उसका हाथ अपने हाथों को पकड़कर थोड़ा सा दबा दी है और बोलती है, क्या कर रहे हो, आराम से सो जाओ ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर वह वापस से अपनी नींद में चली जाती है, लेकिन जाने से पहले उसके चेहरे पर एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल होती है जिसे करण ने भी देख लिया था। जब कर्ण देखता है कि आरोही स्माइल कर रही है, इसका मतलब यह है तो उसे पता चल गया था कि वह उसे किस किया था, लेकिन फिर भी उसने उसे रिजेक्ट नहीं किया था इस चीज़ के लिए, और ना ही उसने उसे डांटा था इस चीज़ के लिए, जिसे सोचकर भी उसकी धड़कन तेज हो जाती है और वह अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाता है और वापस से उसको अपनी बाहों में भर लेता है और नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह आरोही की जब आंखें खुलती है तो वह देखती है कि वह अभी भी करण की बाहों में ही है। वो आंखें खुलती है और देखती है कि करण भी अभी इस वक्त आंखें खोले बस उसी को ही निहार रहा होता है, जिसे देखकर उसको शर्मा जाती है। साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है। करण बीसा आरोही को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, पगली तुम तो। वह बोलती है, हाँ। फिर करण आरोही से अलग हो जाता है और उठकर साइड में बैठ जाता है। आरोही भी फिर रंगाई लेते हुए साइड में बैठ जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यह लोग इसी से को कडल करके क्यों सोए थे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर जो मौसम है वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है रात को। करण पहले अकेले रहता था तो उसके पास कोई भी एनिमल स्किन की चादर या कुछ खा नहीं है जिसे वह आरोही को दे सके, जिससे वह अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अब आरोही भी उसके साथ रहती है और उसको नॉर्मली ठंड लगती है, क्योंकि वह जिस दुनिया से आई थी वहाँ पर नॉर्मल ही ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी, तो उसको इतना ज़्यादा ठंडा वातावरण की आदत नहीं है और इसीलिए उसे ठंड लगती थी। जब वह पहली बार इस दुनिया में आई थी और जिस दिन वह बेहोश थी उस टाइम पर भी उसे ठंड लग रही थी, जिसे वह कांप रही थी। तो जब कर्ण ने वह चीज़ देखी तो उसके साथ कडल करके ही सोया था, लेकिन उसके उठने से पहले ही वह उससे अलग हो गया था ताकि उसको पता ना चले कि उसके साथ सोया है, वरना शायद वो उसको गलत समझ सकती थी। उसने करा तो उसके लिए अच्छा ही था, लेकिन वह फिर भी वो चीज़ गलत ले सकती थी, इसलिए उसने यह बात आरोही को कभी तक बताई नहीं थी। आरोही से आराम से उठती है और कर्ण की तरफ देखकर बोलती है, कर्ण क्या तुम कुछ फ्रूट लेकर आ सकते हो, तब तक मैं वह दोनों, क्योंकि मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। तो फिर उसको देखता है कि मतलब क्या ही बोले हो क्या ना बोले उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कल रात ही उन लोगों ने खाना खाया था और कर्ण को अभी बिल्कुल भी ज़्यादा भूख नहीं थी। फिर वह असमंजस में आरोही की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें सच में भूख लग रही है। तो आरोही अपना क्यूट सा चेहरा बनाते हुए उसकी तरफ देखती है और हमें अपनी गर्दन हिला देती है। फिर वह बोलती है, हाँ मुझे सच में भूख लग रही है। जब कर्ण देखता है कि आरोही कितना प्यारा क्यूट सा फेस बना रही है, उसे हंसी आ जाती है और फिर बाद में वह बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ। ये बोलकर वह उठकर जाने को होता है कि तभी आरोही बोलती है, करण रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
ये बोलकर आरोही जल्दी से अंदर जाती है और अपना बैग उठाती है और उसके अंदर अपने कपड़े जो कि वह पहले पहने हुए थे वह लेती है, साथ में अपना डेली रूटीन का सामान ले लेती हैं। फिर करण के पास जाती है और बोलती है, चलो करण अब चलते हैं। ये बोलकर वह उसकी तरफ देखकर स्माइल कर देती है। करण जी फिर उसके साथ बाहर की तरफ जाने लगता है। बाहर पहुंचकर वो तुरंत ही अपने टाइगर फॉर्म में आ जाता है और आरोही को इशारे में बोलता है कि वह उसके ऊपर आराम से बैठ जाए। आरोही भी उसके इशारे को समझ जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। करण धीरे धीरे कर गांव के बाहर जा रहा होता है कि तभी वहां पर प्रिया आ जाती है, जो कि उसको बहुत ही जिन भरी नज़रों से देख रही होती है, जैसे कि कारण कोई पशु मानव ना होकर एक गंदी नाली का कीड़ा हो। आरोही की नज़र जब प्रिया पर पड़ती है तो उसे भी उसके देखने से पता चल जाता है कि वह किस तरीके से करण को देख रही है, जिसे सोचकर ही आरोही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह घूरकर प्रिया को देखती है जैसे कि अभी की अभी वह उसकी जान लेना चाहती हो। फिर अचानक से ही आरोही करण की पीठ पर से उतर जाती है और प्रिया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ अपनी छाती पर क्रॉस करके उसको बहुत ही गुस्से से घूर रही होती है। फिर आरोही उसको बोलती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें एक बार में बातें समझ में नहीं आती है क्या? तुम पहले से ही इतनी ज़्यादा डम हो कि कोई कितना भी कह ले तुम्हारे सड़े हुए दिमाग में चीज़ें जाती ही नहीं है। ये सब सुनकर प्रिया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना कि वह अपना हाथ उठाकर आरोही को थप्पड़ मारना चाहती थी और वह ऐसा करती भी है। पर जैसे ही प्रिया का थप्पड़ आरोही के गालों तक पहुंचने ही वाला होता है, वैसे ही आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ को मोड़कर उसकी कमर के पीछे लगाकर उसे गुस्से से घूरते हुए बोलती है, तुम ना अपनी हथकंडे किसी और के सामने अपनाना ठीक है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया ना तो तुम्हारी बची कुची हड्डियां हैं और यह सड़ा हुआ जो चेहरा ना जिसे लेकर तुम इतना घमंड करती हो, उस सारे के सारे बर्बाद कर दूंगी, ठीक है? और फिर आरोही उसी गुस्से के चलते प्रिया को एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ देती है, जिससे प्रिया का मुंह साइड में हो जाता है और उसके होठों से थोड़ा सा खून भी निकल आता है, जिसे देखकर उसके जो साथी होते हैं, यानी कि उसके जो मेल पार्टनर होते हैं, उनको भी गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत के तुरंत आरोही पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी करण बीच में आ जाता है और करण बहुत ही जोरदार दहाड़ मारता है, जिससे कि वहां का आसपास का माहौल एकदम से दहला जाता है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक वहां पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छा जाता है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। करण का ऑरा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया था कि अगर कोई उसके सामने आया तो उसको अभी चीर फाड़ कर उसकी जान ले लेगा, इतना ज़्यादा गुस्सा उसे आया था। ये पहली बार था जब गांव वालों ने करण को इस तरह से इतने गुस्से में देखा था, क्योंकि करण हमेशा बहुत ही ज़्यादा शांत रहता था और कभी भी किसी से भी बेमतलब की लड़ाई नहीं करता था। हालांकि उसके पास जो पावर थी वह बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन तब भी वह किसी के भी सामने अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करता था। लेकिन आज जब करण के सामने कोई उसकी फीमेल पार्टनर को धमका रहा था तो वह कैसे चुपचाप खड़ा रह सकता था? वह बहुत देर से प्रिया को देख रहा था और उसके बदतमीजी आज तक बर्दाश्त भी करता आ रहा था, लेकिन अब बात उसकी नहीं थी, बात आरोही की थी। और अगर अब भी उसने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया तो फिर उसको उसका मेल पार्टनर कहलाने का कोई हक नहीं था। अगर उसके लिए स्टैंड ना ले सके तो सिंपल सी बात है, अगर हम हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखें, अगर कोई पति पत्नी है, भले ही उनमें कितना ही झगड़ा हो या कितना ही प्यार हो, लेकिन अगर कोई तीसरा कर उसकी पत्नी पर इस तरह से उंगली उठाएगा या उसे इस तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, तो जो उसका हस्बैंड है वह उसके लिए स्टैंड लेगा ही लेगा। और अगर वह स्टैंड नहीं ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि धिक्कार है ऐसे हस्बैंड पर। ऐसे पति के होने से सती होना ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना इस बात को। मेरे ख्याल से कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनकी वाइफ एकदम सही है, उनकी कोई भी गलती नहीं है, तो उन्हें उनके लिए खड़ा होना ही चाहिए। आरोही करण को इस तरह से गुस्से में देखती है तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। वह अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुश और सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई उसके लिए इस तरह से गुस्सा सबके सामने दिखा रहा था। क्योंकि वह एक अनाथ थी, इसलिए उसके लिए कोई भी लड़ाई नहीं करता था, कोई भी उसके लिए बोलता नहीं था। उसे अपनी लड़ाई खुद ही करनी पड़ती थी और वह अपने हक के लिए खुद ही लड़ती थी। जब प्रिया के मेल पार्टनर देखते हैं क्या करें इतना ज़्यादा गुस्से में है, तो वह खुद अपने आप को शांत कर लेते हैं
क्योंकि वह लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने कारण के सामने लड़ाई की तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वो लोग अपनी फीमेल पार्टनर के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरह से करण भी अपनी फीमेल पार्टनर के लिए लड़ रहा है। प्लस यहाँ पर एक रूम भी था, पर कोई भी मैं किसी भी फीमेल को टॉर्चर नहीं कर सकता है, कोई भी बैड वर्क नहीं बोल सकता है, और कभी भी उनको धमका नहीं सकता है। अगर किसी को भी यह सारी चीज़ें करते पाया गया तो उन्हें तुरंत की तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर यह सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी। करण भी प्रिया की बदतमीज दिया इसीलिए ही सहन करता था, क्योंकि वह एक लड़की थी। अगर वो एक लड़की ना होकर एक लड़का होती तो अब तक करने उसको कितनी ही बार मौत के घाट उतार दिया होता। आरोही जल्दी से प्रिया को छोड़ देती है और जाकर करण के साथ में खड़ी हो जाती है, और वह उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा प्रेस करती है और उसको शांत होने के लिए कहती हैं। फिर आरोही करण को बोलती है, करण शांत हो जाओ प्लीज़। करण भी हमें अपनी गर्दन हिला देता है और फिर तुरंत ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसको बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? करण ये बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे यह बात पता थी कि आरोही इस दुनिया की नहीं है और वहाँ पर सिर्फ इंसान ही होते हैं जो कभी भी जानवर नहीं बन सकते हैं किसी के भी सामने। और अभी जो सीन आरोही के सामने हुआ था वह ऐसा था कि 10 से 12 इंसान तुरंत के तुरंत एकदम से जानवर में बदल गए थे, जिसे देखकर उसका डरना लाजमी था। इसलिए वह चिंता भरी निगाहों से आरोही को देखता है और उससे पूछता है, क्या वह ठीक है? जिसे देखकर आरोही को भी बहुत अच्छा लगता है। वह बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लस यहाँ पर एक रूम भी था, पर कोई भी मैं किसी भी फीमेल को टॉर्चर नहीं कर सकता है, कोई भी बैड वर्क नहीं बोल सकता है और कभी भी उनको धमका नहीं सकता है। अगर किसी को भी यह सारी चीज़ें करते पाया गया तो उन्हें तुरंत की तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर यह सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी। करण भी प्रिया की बदतमीज दिया इसीलिए ही सहन करता था, क्योंकि वह एक लड़की थी। अगर वो एक लड़की ना होकर एक लड़का होती तो अब तक करने उसको कितनी ही बार मौत के घाट उतार दिया होता। आरोही जल्दी से प्रिया को छोड़ देती है और जाकर करण के साथ में खड़ी हो जाती है और वह उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे थोड़ा सा प्रेस करती है और उसको शांत होने के लिए कहती हैं। फिर आरोही करण को बोलती है, करण शांत हो जाओ प्लीज़। करण भी हमें अपनी गर्दन हिला देता है और फिर तुरंत ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसको बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? करण ये बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे यह बात पता थी कि आरोही इस दुनिया की नहीं है और वहाँ पर सिर्फ इंसान ही होते हैं जो कभी भी जानवर नहीं बन सकते हैं किसी के भी सामने। और अभी जो सीन आरोही के सामने हुआ था वह ऐसा था कि 10 से 12 इंसान तुरंत के तुरंत एकदम से जानवर में बदल गए थे, जिसे देखकर उसका डरना लाजमी था। इसलिए वह चिंता भरी निगाहों से आरोही को देखता है और उससे पूछता है, क्या वह ठीक है? जिसे देखकर आरोही को भी बहुत अच्छा लगता है। वह बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आरोही प्रिया की तरफ देखती हो और बोलती है, देखा ना तुमने, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारे लिए जितने भी तुम्हारे मेरे पार्टनर हैं ना, उन सबको अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो, एक करण को इन्हें मारने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। क्या लगता है तुम्हें कर्म से कुछ कहता नहीं है? इसका मतलब यह नहीं है कि वह बोल नहीं सकता है, वह कुछ कर नहीं सकता इसलिए चुप है, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा और सच्चा पशु मानव है। तुमने उस टाइम पर मुझसे क्या कहा था कि अगर मुझे करण पसंद ना आए तो मैं तुम्हें बताऊं और तुम करण को सबक सिखाओगी? कैस? ज़रा मैं भी तो देखना चाहूँगी। बताओ मुझे कैसे दिखाओगे तुम करण को सबक? मैं भी देखना चाहता हूँ अब तो। ये बोलकर आरोही प्रिया को बहुत गुस्से से देखने लगती है। फिर वह उसके मेल पार्टनर की तरह एक निगाह देती है। प्रिया की मेरी पार्टनर देखते हैं कि आरोही उनकी तरफ देख रही है तो उन्हें घबराहट होने लगती है। उनका डर उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, जिसे आरोही भी अभी इस वक्त देख पा रही थी, क्योंकि अगर उसने अभी एक बार भी करण को कह दिया कि वह उनको मार दे तो करण 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगाएगा उन्हें जान से खत्म करने में। आरोही फिर उनकी तरफ देखकर बोलती है, मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरा आप लोगों को कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है और मैं आप लोगों से कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे इस लड़की का घमंड तोड़ने के लिए ये सब कहना पड़ा। उसके लिए आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। और यह कहकर आरोही अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़कर तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगती है।
जिसे हर कोई महसूस कर सकता था कि आरोही कोई झूठ नहीं कह रही है, बल्कि उसे सच में इस चीज़ का रिग्रेट फील हो रहा है। जो मिल पार्टनर अभी थोड़ा डरे हुए थे करण की वजह से, लेकिन अब उन्हें अपनी ही हरकत पर गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ रखा जाता था और उनसे कोई भी बदतमीजी नहीं करता था। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात थी, अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ लड़ती भी थी या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी जाती थी, तब भी वह लड़की लड़की ही आपस में सॉल्व कर लिया करती थी। कोई भी मर्द को यह हक बिल्कुल भी नहीं था कि वह उनके मामलों में बोले। और यहाँ तो उन लोगों ने आरोपी को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी ने उनकी फीमेल पार्टनर पर थप्पड़ मारा था। हालांकि वह लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि गलती आरोही की बिल्कुल भी नहीं थी। अगर प्रिया ने उसके साथ बदतमीजी नहीं की होती या फिर उसकी हमेशा की आदत नहीं होती कि जब भी करण को देखी थी तो उसको बेइज्जती करने के लिए उसके पास आ जाया करती थी, लेकिन आज जब उसने ये चीज़ करने की कोशिश की तो आरोही ने उसे डिस्टेंस किया और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरोही ने उनकी फीमेल पार्टनर पर हाथ उठाया है तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसको मारने के लिए आतुर हो गए थे। लेकिन जब उन लोगों ने आरोही को उनसे माफ़ी मांगते हुए देखा तो उन्हें इस चीज़ के लिए पछतावा हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लड़की इस तरह का बिहेव नहीं करती थी। वह लोग बहुत ही ज़्यादा घमंडी हुआ करती थी। अगर वह लोग गलती करती थी तब भी वह कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगती थी, उल्टा सामने वालों को ही दोषी ठहराया करती थी। लेकिन आज जब आरोही ने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुई, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई लड़की उसे इस तरह से माफ़ी मांग रही थी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसके पास ताकत भी है और पावर भी उसके साथ है। करण यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल पशु मानव था, और अगर आरोही एक इशारा भी कर दे तो करण उनकी धज्जियाँ उड़ा देगा, क्योंकि वह लड़कियों से कुछ नहीं कह सकता था लेकिन लड़कों को वह अच्छे से धूल चटा सकता था। और उन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि यह जो लड़की है जो सामने खड़ी है, जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि अप्सरा भी उसके सामने शर्मा जाए, वह लड़की उनसे माफ़ी मांग रही है। वह कोई और नहीं है बल्कि करण की फीमेल पार्टनर है, और कोई भी मर्द अपनी फीमेल पार्टनर को किसी के भी सामने बेइज्जती नहीं होने दे सकता है। खास करके किसी को भी अपनी फीमेल पार्टनर को डराने धमकाने नहीं दे सकता। करण अभी उनको बहुत ही गुस्से से घूर रहा होता है, जैसे कि अगर इशारा मिलेगा तो अभी के अभी उन लोगों को जान से मार देगा। फिर आरोही उनकी तरफ देखती है और बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, प्लीज़ आई एम सॉरी। वही यह सब सुनकर प्रिया के जो मेल पार्टनर थे उनके दिल में आरोही की इज्जत बढ़ती जाती है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया आपको कि यहाँ पर जो मर्द होते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने फीमेल पार्टनर के प्रति, इसलिए भले ही उनके नज़रों में आरोही की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पार्टनर को छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन उन्हें अब करण से बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि करण के पास एक ऐसी प्यारी और समझदार पार्टनर थी जो कि उसकी इज्जत के लिए दूसरों से भी लड़ सकती है। कुछ और मेल पशु मानव भी वहां पर मौजूद थे जो कि यह सारा तमाशा होते हुए देख रहे थे। उन्होंने जब आरोही को करण के लिए लड़ते हुए देखा तो उन्हें भी आरोही बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी, और अब उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वह कैसे भी करके आरोही को अपना फीमेल पार्टनर बनाकर रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले उन लोगों ने आरोही को इसलिए अप्रोच नहीं किया था क्योंकि एक तो वह करण के साथी थी और करण से हर कोई डरता था, लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके आरोपी को अपनी फीमेल पार्टनर बना था। भी कोई भी मेल इस तरह की लड़की को अपना काटना बनाना चाहेगा ही, ये जाहिर सी बात है। और यहाँ की दुनिया में तो लड़कियाँ होती घमंडी थी, और जब वहाँ पर इस तरह लड़की आ जाए जो कि ना ही दिखने में सुंदर है बल्कि उसके सीरत भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि वह उसके, तो कौन नहीं चाहेगा कि आरोही उनकी पार्टनर बने। वही यह सारी बातें सुनकर करण को भी यह बात रियलाइज हो गई थी कि यहाँ पर जितने भी मेल हैं जिनकी अभी फीमेल पार्टनर नहीं बनी है, वह सब उसके कट्टर दुश्मन बनने वाले हैं। वह इस वक्त सबको बहुत ज़्यादा गुस्से से और घूर कर देख रहा होता है जैसे कि अभी उनको कच्चा चबा जाएगा। आरोही फिर प्रिया की तरफ देखती है और बोलती है, बोलो क्या बोल रही थी तुम, क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? ये बोलकर वह उसको एक साइकाइट्रिक स्माइल पास करती है। फिर आरोही अपनी उंगली दिखाते हुए प्रिया की तरफ बोलती है,
आज तो तुमने बोल दिया जो भी तुम करण के बारे में बोलना चाहती थी, और मैंने सुन भी लिया। लेकिन आइंदा से कभी भी मैंने सुना कि तुमने करण के बारे में कोई भी बकवास की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम बहुत अच्छे से जान लेना। मैं भी यहाँ पर यह बात जानती हूँ कि कोई भी मर्द मुझे हाथ नहीं लगा सकता है और कोई भी मर्द तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर हाथ लगा सकती हूँ, और मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारी ये लकड़ी जैसी हड्डियाँ हैं, इसे तोड़ दूंगी। तुम आगे से चल ही नहीं पाओगी तो किसी से मिलोगी नहीं, किसी से मिलोगी नहीं तो किसी से मेरे करण की बुराई नहीं कर पाओगी, ठीक है? ये बोलकर आरोही वापस से उसकी तरफ एक विनिंग स्माइल यह उसकी तरफ देखती है, जिसे देखकर प्रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपनी मुठ्ठियाँ आपस में कर लेती है। उसमें ये कभी नहीं सोचा था कि आरोही जैसी इतनी सुंदर लड़की कभी करण जैसे इतने बदसूरत चेहरे वाले लड़के को पसंद करेगी। जब उसने आरोही को करण के साथ देखा था तब उसने अपने मन में ये सोच लिया था कि उसको करण को परेशान करने का एक और मौका मिल गया है, और वह इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने करण के बारे में उस दिन आरोही को वह सारी बातें कही थी, और उसे ये भी बताया था कि जब कोई लड़का किसी लड़की को बचाता है तो वह उसे अपना फीमेल पार्टनर चल सकता है। लेकिन प्रिया को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इसी बात में आरोही की नज़रों में करण को और महान बना दिया था। आरोही इस दुनिया में आई थी तब उसने करण से बहुत सारी बातें इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी करण ने यह बात बिल्कुल उसको नहीं बताई थी कि जब कोई लड़का किसी लड़की को अकेले में बचाता है तो वह लड़का उस लड़की को अपनी फीमेल पार्टनर बना सकता है। वैसे तो आरोही को करण पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, क्योंकि करण की जो बॉडी थी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी आरोही की नज़रों में। लेकिन जब प्रिया से उसे करण की अच्छाइयों के बारे में पता चला तो वह उस पर फ्लैट ही हो गई थी, और उसने सोच लिया था कि वह इस दुनिया से तो बाहर जा नहीं सकती है, और वह करण को भी अपने से दूर नहीं जाने देगी। तो इसलिए जैसे ही उससे मौका मिला उसने करण को अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी, और उसे ये भी बता दिया कि वह उसके साथ रहना चाहती है। जब उसने आरोही को करण के साथ देखा था तब उसने अपने मन में ये सोच लिया था कि उसको करण को परेशान करने का एक और मौका मिल गया है, और वह इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने करण के बारे में उस दिन आरोही को वह सारी बातें कही थी, और उसे ये भी बताया था कि जब कोई लड़का किसी लड़की को बचाता है तो वह उसे अपना फीमेल पार्टनर चल सकता है। लेकिन प्रिया को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इसी बात में आरोही की नज़रों में करण को और महान बना दिया था। आरोही इस दुनिया में आई थी तब उसने करण से बहुत सारी बातें इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी करण ने यह बात बिल्कुल उसको नहीं बताई थी कि जब कोई लड़का किसी लड़की को अकेले में बचाता है तो वह लड़का उस लड़की को अपनी फीमेल पार्टनर बना सकता है। वैसे तो आरोही को करण पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, क्योंकि करण की जो बॉडी थी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी आरोही की नज़रों में। लेकिन जब प्रिया से उसे करण की अच्छाइयों के बारे में पता चला तो वह उस पर फ्लैट ही हो गई थी, और उसने सोच लिया था कि वह इस दुनिया से तो बाहर जा नहीं सकती है, और वह करण को भी अपने से दूर नहीं जाने देगी। तो इसलिए जैसे ही उससे मौका मिला उसने करण को अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी, और उसे ये भी बता दिया कि वह उसके साथ रहना चाहती है। वही जब करण आरोही की बात सुनता है तो उसके दिल में बहुत खुशी होती है, क्योंकि आरोही उसकी इज्जत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और उसी की वजह से उसने प्रिया को थप्पड़ तक मार दिया था। और यह सारी इमोशन कोई भी इंसान तभी महसूस करता है जब वह सामने वाले इंसान को सच में पसंद करता हो या उसे सच में प्यार करता हूँ। और आरोही को उसकी इंसल्ट होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। ये बात से साफ जाहिर था कि आरोही सच में उसे पसंद करती है, सच में उसे प्यार करती है, सच में उसे अपना साथी बनाना चाहती है, जिसे सोचकर ही करण के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। फिर आरोही मुड़कर करण की तरफ देखती है और बोलती है, करण चलो हमें देर हो रही है। ये बोलकर वह वापस से करण के पास आ जाती है। करण भी फिर तुरंत ही टाइगर बन जाता है, और फिर आरोही इसके ऊपर बैठकर वह लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं जहां पर पहले करण आरोही को लेकर गया था। वही उन दोनों को जाता हुआ देखकर प्रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसको इतना गुस्सा आता है
कि वह किसी पर अपना गुस्सा इस टाइम पर निकाल भी नहीं पा रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि पहले तो वह सिर्फ और सिर्फ करण से ही नफरत करती थी। लेकिन अब जबकि आरोही ने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी है, तो वह आरोही से नफरत नहीं करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब करण से भी ज़्यादा अगर वह किसी से इस दुनिया में नफरत करती है तो वह आरोही ही है। दूसरी तरफ जंगल में करण आरोही को इस वक्त उसी झरने के पास लेकर आया था जहां वह पहले लेकर आया था उसको जब उसे नहाना था। आरोही से जल्दी से करण की पीठ पर से उतर जाती है और फिर करण को भी इंसानी रूप में आने के लिए बोलती है। करण की आरोही की बात मान जाता है और तुरंत ही इंसान बन जाता है। फिर आरोही करण से पूछती है, करण तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। करण भी फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और बोलता है, हाँ पूछो, कोई बात नहीं। फिर आरोही अजीब सी स्माइल लिए करण की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें नहीं हूँ कितना टाइम हो गया है। ये सवाल सुन सुनकर तो करण के होश ही उड़ गए थे। उसमें कभी भी अपनी लाइफ में यह नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसको यह सवाल पूछेगी। खास करके आरोही अब उस बेचारे को बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। क्यों, क्या बोले इस चीज़ के लिए? क्योंकि उसे नहाए हुए कम से कम 15 दिन हो गए थे। उसे शर्म इसलिए आ रही थी क्योंकि आरोही कल ही नहाई थी और फिर भी उसने उसे बोला कि वह फिर से नहाना चाहती है। यहाँ की लड़कियाँ नॉर्मल ही 2 से 3 दिन में नहाती थी, रोज रोज कोई भी यहाँ पर नहीं नहाता था। लेकिन जब कर्ण को ये बात पता चली थी कि आरोही इस दुनिया की नहीं है, इसलिए जब आरोही ने उससे बोला कि वह फिर से नहाना चाहती है तो उसने कोई भी आश्चर्य नहीं दिखाया। लेकिन जब आरोही ने उससे ये सवाल पूछा, क्यों, कितने दिन से नहीं नहाया है, तब उसे शर्म आ रही थी क्योंकि वह तो रोज रोज नहाने वाली लड़की थी। और अगर उसे पता चलेगा कि करण पिछले 15 दिनों से नहीं नहाया है और अभी उसको नहाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, अगर यह बात आरोही को पता चलेगी तो वह उसके बारे में क्या सोचेगी? यही सब सोच अभी करण के मन में चल रही थी। वह आरोही के इस सवाल का क्या जवाब दें? वहीं जब आरोही करण को अपनी किसी सोच में गुम देखती है और वह उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है ये सोचती है, तो वह तुरंत उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाती है और करण को होश में लाते हुए बोलती है, करण क्या हुआ, कुछ तो जवाब दो, तुम्हें नहीं हुआ कितना टाइम हुआ है? करण आरोही का वही सवाल फिर से सुनकर और शर्मा जाता है। करण एक वाइट टाइगर था तो उसकी जो स्कीम थी वो एकदम वाइफ थी। जब वह अपनी इंसानी रूप में होता था तो वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम नजर आता था। बस उसके चेहरे पर जो दाग है उसकी वजह से वह थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके इस दाग के साथ में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम रहता था। इसलिए इस बार जब वह शर्मा रहा था उसके सवाल पर तो आरोही भी समझ जाती है कि करण आखिरकार इतनी देर से क्या सोच रहा है और वह उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। क्योंकि आरोही एक लड़की थी और वह भी मॉडर्न ज़माने की, इसीलिए उसे जानवरों पर नेचर के बारे में भी पता था। और जो जानवर होते हैं वह जल्दी से नहाना तो फिर पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उन लोगों को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और करण भी इसी प्रजाति से था, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसे भी नहाना पसंद नहीं होगा। और जब आरोही ने उससे ये सवाल किया तो अब बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका जवाब क्या दें और कैसे दे। और उसकी स्किन वाइट थी तो इसलिए जब वह शर्मा रहा था तो उसके चेहरे पर उसकी रेडनेस साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर ही आरोही को अब पता चल गया था तो उस बेचारे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। फिर आरोही आगे बढ़कर करण का हाथ अपने हाथों में लेती है और फिर उससे बोलती है, करण मुझे गलत मत समझना कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ या ऐसा कुछ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें करना भी आता है, जैसे कि मुझे लड़ाई करना आता है, सेल्फ डिफेंस करना आता है, मैं अपने आप को बचा भी सकती हूँ, दूसरों को भी सकती हूँ। मुझे खाना बनाना भी आता है, जो कि तुम्हें धीमे धीमे कर कर सारी चीज़ें मैं बता दूंगी एक किस तरह पर कैसा मैं खाना बनाती हूँ। शायद तुम्हें अच्छा भी लगे, उस साइड पसंद ना भी आए, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। मैं तुम्हें अपने बारे में और भी कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं वहाँ पर अकेली रहती थी, इसीलिए मुझे वहाँ पर सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती थी। इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें आती भी है, जैसे कि मेडिसिन। मैं जिस अनाथ आश्रम में रहती थी उसके सामने ही एक दादी रहा करती थी, वो एक आयुर्वेद की डॉक्टर थी और मैं उनकी हेल्प कराने जाती थी, इसीलिए मुझे भी थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी है। मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ। तुम्हारी जो चेहरे पर दाग है वह परमानेंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन के अंदर यह ठीक हो जाएगा।
जब करण आरोही के मुंह से ये सुनता है कि वह उसके चेहरे के दाग को हटा सकती है तो वह चमकती हुई निगाहों से आरोही की तरफ देखने लगता है, जैसे कि पता नहीं उसको कौन सा खजाना मिल गया हो। वह आज भरी नज़रों से आरोही की तरफ देखता है और फिर वह उससे पूछता है, आरोही क्या तुम सच में ये कर सकती हो? आरोही जब उसका सवाल सुनती है तो उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में भी देखती है। करण की आंखों में इस वक्त आरोही को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद नजर आ रही थी, जिसे देखते ही आरोही के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह स्माइल करते हुए भी अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर कहती है, हाँ यह जरूर ठीक हो सकता है और मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? करण भी आरोही का सवाल सुनकर जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और फिर बोलता है, हाँ आरोही मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये बोलकर वह वापस से आरोही की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर आरोही स्माइल कर देती है। तो करेगी स्माइल कर देता है। करण तुरंत इसलिए हाँ कर देता है क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर थे वह डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करते थे। यहाँ पर कभी भी किसी भी मेल को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती थी, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है। ऐसा नहीं था कि यहाँ के डॉक्टर लड़कों का इलाज करना नहीं चाहते थे या फिर वह नहीं कर सकते थे, बस बात इतनी सी थी कि यहाँ पर जो लड़कियाँ थीं वह बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए उनकी देखभाल यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। यहाँ पर जो डॉक्टर है उन्होंने जितनी भी रिसर्च की थी या जितनी भी दवाएं डेवलप की थी आयुर्वेदा के अंदर, वह सारी की सारी लड़कियों के बॉडी के रिलेटेड ही थी। अगर वह ये सारा ट्रीटमेंट लड़कों को देते तब भी उन पर उस दवाइयों का कोई असर नहीं होता था। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर तो थे, लेकिन वह डॉक्टर सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करते थे। करण भी अपने इस चेहरे के दाग से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे इसका तरीका नहीं पता था कि वह इस दाग से कैसे छुटकारा पा सकता है। लेकिन जब आरोही ने उसे बताया कि वह इसके दाग का इलाज कर सकती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने तुरंत ही बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि वह किस तरह से उसके चेहरे का इलाज करने वाली है, उसमें तुरंत ही उस चीज़ के लिए हाँ कर दी। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपनी चेहरे का जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहता था। इसका एक और रीज़न ये भी था कि करण को आरोही पर पूरा भरोसा था कि आरोही कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगी, क्योंकि इसका सबूत करण अभी थोड़ी देर पहले ही देख चुका था जब प्रिया उसकी इंसल्ट कर रही थी, और उसकी इंसल्ट जब आरोही से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसका कुछ गलत कैसे कर सकती है। बस यही सोचकर आरोप करण ने आरोही की बात तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं जब आरोही सुनती है के कारण उसे बिना किसी सवाल जवाब किए बस उसके सवाल पूछने पर तुरंत हाँ बोल देता है, तो उसे यह बात उसके दिल को छू जाती है। क्योंकि हमारी दुनिया में अगर हम किसी का भला भी करना चाहे तो जिस इंसान का हम भला करने जा रहे हैं वह इंसान हमसे 50 सवाल पूछता है कि हम क्यों और कैसे करना चाहते हैं सारी चीज़ें, और एक्चुअली में हम क्यों करना चाहते हैं, इसमें कहीं हमारा ही तो कोई स्वार्थ नहीं है।